चलिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इस बार, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें बीच में क्या माने थे, एयर मान के चलते थे, वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में आपको कहानी नियरली सेम होगा, ऐसे एग्जैक्टली अगर बात करोगे तो एयर में भी क्या होगा, थोड़ा सा कहानी अलग होगा। जो हम लोग एक्चुअली में जो पढ़े हैं ना अभी तक, वो एक्चुअली में एग्जैक्टली किसके लिए वैलिड है, वैक्यूम के लिए। लेकिन एयर में भी ऑलमोस्ट वही होता है, तो लोग डिस्कस उसको भी मतलब समझ के चलो कि अभी तक जितने भी केस हुआ है उसमें एयर या वैक्यूम लेके चलना है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें ये मान के चले थे कि चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, एयर है। अब क्या करेंगे कि नहीं, अगर उस चार्ज के बीच में एयर वैक्यूम ना होके कोई मीडियम आ गया, मान लो लिक्विड आ गया उन दोनों के बीच में, या कोई सॉलिड भी आ गया, कुछ स्लैब डाल दिए इसके बीच में। ठीक है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और उसका गैस, देखो गैस जब लोगे ना तो एयर की तरह ही नियरली हो जाएगा, मतलब वैक्यूम एयर या कोई गैस के लिए नियरली कहानी क्या होगा, सेम होगा। अभी तो समझ जाओगे क्यों गैस लेने पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ेगा, मीडियम क्या हो, लिक्विड या सॉलिड रहेगा तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा, गैसेस मीडियम से उतना फर्क नहीं पड़ता। किसमें, फोर्स में। आपको मैं क्या लिखाऊं कि फोर्स जो पहले वाला फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर दूरी वही है, चार्ज वही है, तो पहले ही फॉर्मूला लिखते थे अगर एयर वैक्यूम है तो। अब मान लीजिए एयर वैक्यूम हटा कोई दूसरा मीडियम डाल दिए इसमें, मीडियम भी कैसा, लिक्विड या कोई सॉलिड रहे, गैसियस रखोगे तो कहानी इसी के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में रखिए कि मीडियम किस तरह का, कुछ लिक्विड या सॉलिड रहे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन आपको समझा दूंगा। चलिए, तो अब क्या है, बस क्या करना है कि सेम चार्ज रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा, फिर भी फोर्स क्या होगा, यहाँ अलग होगा, वहाँ फोर्स क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो सर ऐसा क्या होता है, क्या कहानी ऐसा होता है कि फोर्स मीडियम आने पे बदल जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। चलिए इसको देखिए, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना, एयर और वैक्यूम जो फोर्स लिखे थे ना, उसमें जो कांस्टेंट यूज करते थे ना, उस कांस्टेंट को थोड़ा अलग तरह से लिखेंगे। इस कांस्टेंट को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तक ये वर्ड नहीं यूज किया था मैं, इस कांस्टेंट का यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके को ये रिप्लेस कर सकते हो, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, कांस्टेंट ही है आपको, लेकिन इसका थोड़ा नाम अलग है। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं आपको। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, इसमें तो इसका वैल्यू 9 होता है, तो 4 पाई इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, और फिर क्या करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, या एप्सिलॉन को इधर भेज दो, के को इधर भेज दो, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 8.85 10⁻²। इसका यूनिट क्या होता था, याद करो, के का यूनिट क्या होता था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा में कूलम स्क्वायर, के का यूनिट। तो एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सर, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बटा में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होगा एप्सिलॉन का वैल्यू, क्योंकि कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको कहानी यहाँ से, इस कांस्टेंट को आप थोड़ा सा, अभी तो मैं सीधे के रूप में लिखते थे, उसको के को लिख देते थे 9 लिख देते थे। अब क्या करेंगे, उस के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पाई के बारे में जानते हो, वही जो आप सुनते हैं वही पाई है। एप्सिलॉन नॉट बस नया टर्म है आपको, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और वैक्यूम बोल सकते हो, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी वर्ड बोल के आप छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई कष्ट। अब यही अगर आप यहाँ पे फोर्स लिखोगे, नेट फोर्स ना, तो यहाँ नेट फोर्स जब लिखते हैं ना, तो आपको लिखो एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ नॉट मत लिखना, इनटू लिखोगे Q1 Q2/r²। देखो यहाँ पे वर्ड बोला हूँ एफ नेट, इस वर्ड को मैं समझाऊंगा। यहाँ पे मत बोल देना एफ नेट की जगह F1/2 या F2/1, यहाँ मत लिखना, यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ तो वही सर, वही एफ नेट जो है क्या है एक्चुअली में, वही F1/2 या F2/1 के कारण 2 पे या 2 के कारण 1 पे, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन तो लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो सेम आता है। तो यहाँ एफ नेट लिखा रहा है, या F फोर्स ऑन 1/2 लिखा रहा है, या फोर्स ऑन 2/1 लिखा रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज से बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे एफ नेट लिखा हूँ मैं, यहाँ एफ फोर्स ऑन 1/2 या फोर्स ऑन 2/1, आपको उसमें क्या नहीं क्या होगा, अलग आएगा। अभी मैं वर्ड को समझा रहा हूँ, यहाँ पे तीनों वर्ड में कोई भी यूज कर लोगे, मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एफ नेट वर्ड यूज करना है हमेशा। नेट फोर्स जो होगा उसमें चेंज आएगा, एक के कारण 2 पे या 2 के कारण 1 पे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कूलम्ब्स का लॉजिक था। कूलम्ब्स का क्या बोले थे कि अभी मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में आऊँगा ना तो थोड़ा समझाऊंगा, अभी बस इतना याद रखना कि एफ नेट वर्ड यूज करेंगे, या F1/2 या 2/1 वर्ड यूज मत कर लेना, किसमें, जब मीडियम यूज बीच में आ जाए तब। इसको मैं थोड़ा और क्लियर समझाऊंगा कि क्यों ये वर्ड, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे एप्सिलॉन है, इसका क्या मतलब है, क्या चेंज आता है। तो जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है।
ठीक है, इसको लिख सकते हो आप एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर लिख सकते हो क्या, एप्सिलॉन नॉट बाई क्या, ई नॉट। मतलब परमिटिविटी बना क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ढंग से इसको ज़्यादा नीचे जा चुका हूँ मैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे एक क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। सिर्फ एप्सिलॉन लिखे क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब एब्सोल्यूट। इस वर्ड को अभी ज़्यादा फील मत कीजिएगा, इस वर्ड को बस एक कांस्टेंट की तरह दिमाग में बैठाइएगा आप। ठीक है, ये सब ये वेव वगैरह में थोड़ा सा कहानी आपको समझ में आएगा, ये मतलब किस तरह से इसको माना गया था, क्यों माना गया था, ऐसा कुछ ये सब आपको ये वेव में स्पीड ऑफ लाइट वगैरह थोड़ा पढ़ोगे ना तो इसका यूज या मतलब समझ में थोड़ा आएगा। ये सब चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट वाले, जैसे स्पीड ऑफ लाइट के जानते हो, एक फॉर्मूला लिखा रहेगा आपको c/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर एयर में या वैक्यूम निकाल रहे हो तो ऐसे, और किसी मीडियम में निकाल रहे हो स्पीड ऑफ लाइट तो लिखोगे क्या जानते हो, 1/μ इंटू एप्सिलॉन। ये किसी मीडियम के लिए, या म्यू क्या है, μ0 क्या है, इस वर्ड को हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा जो वर्ड है आपको थोड़ा सा अभी हम लोग इस चैप्टर में बस इतना दिमाग रखना है, कांस्टेंट जैसा टर्म याद कर लेना, कुछ में डिटेल जानने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी बस ऐसे होता है कि हाँ कुछ वर्ड बोला जाता है, परमिटिविटी। ठीक है, अभी दिमाग में ऐसा चाहिए, बस कांस्टेंट की तरह लेना है, इसको ज़्यादा डिटेल में सोचने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, बस इतना सोचिएगा कि सर कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये सब आपको स्पीड ऑफ लाइट में आपको कहानी समझ में थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि ऐसा कांस्टेंट है, ऐसा टर्म्स क्यों माना गया था, इससे क्या मतलब है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग इसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या लिखो, ये तीन टर्म्स याद रखना, एप्सिलॉन नॉट क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम बोल सकते हो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम बोल सकते हो। कोई उसके अलावा कोई मीडियम है तो उसको बोलेंगे एप्सिलॉन से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, मतलब कि वो कितना गुना ज़्यादा या कम है, किससे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी से। क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी से कितना गुना ज़्यादा है, कम नहीं हो सकता। एप्सिलॉन नॉट हमेशा क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, एक या एक से बड़ा होगा। एक किसका, एयर के लिए, एक किसके लिए होता है, वन किसके लिए होता है, एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए होगा, बाकी सब के लिए एक से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, कोई कष्ट, मैं ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहा हूँ यार। चलिए ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू एक से छोटा नहीं होता, मैं गलत बोल दिया शुरू में कि मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा कम ज़्यादा है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या कि वो एप्सिलॉन नॉट से कितना गुना ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात, परमिटिविटी हमेशा क्या हुआ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी से बड़ा होगा। किसी मीडियम का परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी से क्या होता है, बड़ा होता है। इसी को भी दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये सब चीज़ को बस सिंपल टर्म्स की तरह सोच लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में सोचने की कोशिश मत कीजिए। भी कुछ सेगमेंट में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी तुरंत बताऊंगा, कुछ सेगमेंट आपको इंतजार करना पड़ेगा। मिटा दें इसको। देखो यही एप्सिलॉन आर को जाते क्या बोल दोगे आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दोगे। क्या बोल दोगे, यही रिलेटिव परमिटिविटी जो लिखा हो ना एप्सिलॉन आर, इसको कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जो रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हो ना, रिलेटिव परमिटिविटी जो बोल रहे हो जिस चीज़ को, ठीक है, उसी टर्म्स को हम लोग मैथमेटिकली एक और टर्म बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। को कैसे दिखाते हैं, ए वाला के जो भी लिखा था इसमें कूलम्स कांस्टेंट, वो के और के में अंतर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जो कूलम्स लॉ में अभी तक जो के लिखते आए थे वो के और एक के में बहुत कम, ये पहली बार एक के लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैथमेटिकली दोनों बराबर होता है, आपको एप्सिलॉन नॉट और के क्या बराबर है। ठीक है, इसका ये क्या मतलब है तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। अभी बस टर्म्स को लिखते जाइए, सब कुछ समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। आइए चलिए ध्यान दीजिए, अब सब टर्म्स को समझते हैं। क्यों उसमें एप्सिलॉन नॉट सर, इसमें क्यों एप्सिलॉन कांस्टेंट क्यों बदल गया सर। ठीक है, पहले एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे थे, अब एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, क्यों दोनों का वैल्यू अलग है, किसी में नीचे एप्सिलॉन रख रहे हैं, किसी में एप्सिलॉन रख रहे हैं, क्यों सर, तो उसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। मैथमेटिकली दोनों बराबर होता है, न्यूमेरिकली सॉरी। चलिए चलो अब ध्यान दीजिए। अब मैं छोटा सा एग्जांपल स्टार्ट करूँ तो बहुत फेमस मीडियम कौन है, वाटर। वाटर जो है आपको ना, इसको यूज पहले सिखाता हूँ, इसको समझ गए तो बाकी सब चीज़ें समझ में आने लगे धीरे धीरे।
ये समझाने के लिए सबसे ईजी एग्जाम्पल है, इसके बारे में सब कुछ जानता है। मीडियम क्या लेते हैं? वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जो लोग केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो सर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसमें 2 पार्शियल, बोलो सर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ क्या? और नहीं मेरे भाई, अब वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, या सॉरी जो मीडियम आने से कूलम्ब्स लॉ पे या नेट फोर्स पे क्यों बदल जाता है उसको बात कर रहा हूँ। मीडियम के लिए वाटर। वाटर का आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O का स्ट्रक्चर आप जानते हो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, कुछ पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पे कुछ पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सीखिए। अब जैसे ही मतलब मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ क्या पानी भर दिए हैं बीच में, दोनों Q1 Q2 चार्ज के बीच में क्या है सर? पानी। ठीक है, ये भी मान लो पॉजिटिव है, ये भी मान लो पॉजिटिव है। ठीक है, जरा समझिएगा ढंग से। बीच में अभी एयर नहीं है, क्या है बीच में? बीच में एयर नहीं है, बीच में वाटर रख दिया हूँ मैं, मीडियम बदल गया है। एयर में तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा मीडियम बदल के करते हैं। Q1 Q2। अब ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? या एक को पॉजिटिव को नेगेटिव रख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, चलो एक को नेगेटिव लेते हैं। अभी ये एयर रहता तो क्या होता? दोनों सिंपली क्या होता है? पॉजिटिव एयर, क्या इसमें भी क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आइए अभी पॉजिटिव को देख के जो वाटर जो मीडियम है इसमें क्या है? H2O है। H2O में ऐसा अरेंजमेंट है, तो जैसे ही पॉजिटिव को देखेगा तो वाटर का कौन सा पार्ट उससे अट्रैक्ट होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज सर। भैया पहले ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मान लो एयर में, पहले एयर में इमेजिन करो, Q1 Q2 को एयर में इमेजिन कीजिए। एयर था तो सीधे एयर अटैक करेगा बिल्कुल बातें बोल देते थे और कुछ सोचते नहीं थे। अब मीडियम में तो क्या सोचेंगे? मीडियम में तो ये सोचेंगे सर कि ये सब तो होगा ही, अट्रैक्शन तो होगा ही, जो होता है एयर में जो होता था वो तो यहाँ होगा ही, यहाँ कुछ बदलाव क्या होगा? तो यहाँ मीडियम है सर। मीडियम में क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कहीं पॉजिटिव है, कहीं क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा? अगर चार्ज तुम पॉजिटिव रखोगे तो इसको नेगेटिव वाला घेरने की कोशिश करेगा। नेगेटिव, ये किसका नेगेटिव लिख रहा हूँ? वाटर वाला। वाटर का नेगेटिव इसको क्या करेगा? घेरने की कोशिश करेगा। नहीं समझे? अरे भाई इसमें क्या क्या मीडियम रखा? मीडियम से लिया हूँ वाटर सर। तो वाटर में क्या है? वाटर में सर निगेटिव इंड भी है, इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव इंड। वाटर के पास 2 इंड है, निगेटिव इंड भी है और पॉजिटिव इंड भी है। हाइड्रोजन है ना, इसको बोले, इसमें चार्ज पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंड। ठीक है, तो आप कैसे याद करना कि सर जो पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उसको क्या? निगेटिव वाला उसको घेरने की कोशिश करेगा, और निगेटिव चार्ज रखोगे तो उसको कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला घेरने की कोशिश करेगा सर। यानी कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको इस तरह से क्या घेरने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? बात समझ आ रही है? समझ में आ रहा है? निगेटिव को कौन घेरेगा? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव कौन घेरेगा सर? नेगेटिव। आइए अब ध्यान दीजिए, अभी क्या हो रहा था? ध्यान देना। क्या पढ़ा था आप लोग? पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे थे ना। चल निगेटिव है ना, चलो थोड़ा सा मैं गलती कर दिया, पूरा पानी को भर देते हैं ना ऐसे। थोड़ा सा हम लोग देखो, यहाँ निगेटिव है ना यार, थोड़ा समझना सब, थोड़ा समझना, समझाने के लिए थोड़ा सा मैं हल्का। ठीक है, वही थोड़ा सा और थोड़ा डायग्राम से मिटा ही देता। चलो ठीक है, देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस नेगेटिव से उसका नेगेटिव इंड भागना चाहेगा दूर, एक पॉजिटिव से पास रहना चाहेगा, तो ऐसे नेगेटिव इंड वाला इधर घेरेगा आपको। ऐसा नहीं कि इधर नहीं रहेंगे, इधर भी नेगेटिव रहेगा लेकिन इधर कम। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव से वो नेगेटिव चार्ज क्यों रिपेल होगा, तो चाहेगा कि इससे जितना दूर रह सके, है ना। वाटर वाला जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव जोन है वो चाहेगा कि इससे क्या ज़्यादा दूर रहें, इधर ज़्यादा रहेगा, इस इंड पे ज़्यादा रहेगा नेगेटिव, और इस इंड पे क्या नेगेटिव रहेगा। ऐसा क्या वाटर नहीं है क्या सर? वाटर है सर, लेकिन वाटर में जो नेगेटिव हो इससे क्या दूर भागना चाहेगा, और जो पॉजिटिव है वो इससे दूर भागना चाहेगा, और इधर ज़्यादा चाहेगा क्या, इधर आपको घेरना चाहेगा। बोल सके इधर पॉजिटिव नहीं रहेगा सर, रहेगा सर, लेकिन थोड़ा कम रहेगा क्योंकि पॉजिटिव से दूर भागना चाहेगा। बात समझ आ रही है? तो समय डायरेक्शन गलत दिया था, आप समझ जाइए। आप ये समझिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव जो है इस नेगेटिव से रिपेल होगा तो थोड़ा दूर रहना चाहेगा, इस जोन में ना रहने के बजाय उल्टा जोन में रहना चाहेगा। और इधर क्या होगा आपको, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन जो है वाटर का जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है
तो वो चाहेगा क्या, इससे दूर रहें और इसे क्या रहें, नज़दीक रहें। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट आपको हो जाता है। इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज या इंड्यूस चार्ज का क्या एक्युमुलेशन हो गया यहाँ पे, क्या पे निगेटिव की तरफ पॉजिटिव का एक्युमुलेशन हो गया और पॉजिटिव की तरफ निगेटिव का एक्युमुलेशन हो गया। ठीक है, अब समझिएगा पॉजिटिव कौन अटैक करेगा सर, तो पॉजिटिव से अटैक करेगा कौन सर, निगेटिव। ये दोनों में जो चल रहा था सर वो तो होगा ही। अब इस पॉजिटिव को ये भी अटैक कर रहा है, ये भी अटैक कर रहा है, ये भी अटैक कर रहा है, ये भी अटैक कर रहा है कि नहीं। सब निगेटिव जो है वाटर का जो ऑक्सीजन है उसको जो घेरा है वो क्या करेगा, अब इधर अटैक करेगा। इसमें जो वाटर का पॉजिटिव एंड है कौन, हाइड्रोजन, वो इधर अटैक करेगा इसको। अब तो क्या होगा, ये दोनों आपस में अटैक कर रहा था, इसको जो वाटर के आयंस हैं इन लोग को अपनी तरफ अटैक करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे इसका नेट फोर्स पे असर पड़ेगा। कुछ ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक जो है एक दूसरे को खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन जो चार्ज उसके ऊपर चारों तरफ घेरा है कौन, किसका, मीडियम वाला, वो मीडियम क्या चाहेगा, इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। उससे इधर वाले फोर्स पे क्या होगा, ये आपको जो फोर्स लगा रहा है उसको कुछ फोर्स से कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या बोलेंगे कि मीडियम के कारण फोर्स पे थोड़ा सा क्या होता है, फर्क आता है, फोर्स क्या होता है, घट जाता है। फोर्स क्या होता है, देखो कोई भी दो चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम रखो, अगर उसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल हैं, कुछ मोलिक्यूल हैं, तो मोलिक्यूल में क्या है, मोलिक्यूल कोई भी मोलिक्यूल या एटम किससे बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनाया। ठीक है, तो क्या होगा आपको, वो क्या होगा, जैसे ही आप उसको पॉजिटिव चार्ज के बीच में रखोगे ना, जैसे मान लीजिए ये कोई मीडियम है, मान लीजिए इसमें सब अपने, इसमें क्या है, एटम मोलिक्यूल से बना होगा, ये है कि नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे, बॉन्डेड बनाए, आपस में बॉन्ड बना रखे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा बात है। ठीक, अब क्या है, अब अभी इसमें बिल्कुल जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है वो कहीं भी अरेंज होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ रख दिया कहीं पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को देख के क्या इधर वाला निगेटिव क्या चाहेगा, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो चाहेगा किसकी तरफ शिफ्ट होना, पॉजिटिव की तरफ, है कि नहीं, बात समझ आ रहा है। आप जैसे कोई मीडियम को सोचते हो कि सिंपल मीडियम आपको लिए, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, सब चार्ज बाई कैंसिल था, तो कोई दिक्कत नहीं था। आप ऐसे सोचिए कि एक बिल्कुल इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का क्या था, इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था इसके अंदर। लेकिन जैसे ही इसके बगल में पॉजिटिव रख दिए तो जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा थोड़ा ऐसे हो जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा आना चाहेगा, इधर थोड़ा सा नेगेटिव कम हो जाएगा। क्यों, पहले इनफॉर्मली था, जब कोई चार्ज नहीं था तो यही जो मीडियम था इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो थे क्या इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब जैसे ही उसको रखोगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा क्या होगा, इसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, पॉजिटिव क्या करेगा इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। तो इसके कारण उसमें क्या हो रहा है, चार्ज का इंडक्शन हो रहा है आपको। ठीक है, तो कोई भी मीडियम लो, आप कोई भी मीडियम लोगे तो उसमें कुछ ना कुछ एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, और मॉलिक्यूल एटम होंगे तो चार्ज के प्रेजेंस में वो क्या होगा, आपको अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको फिर से रीअरेंज करेगा, फिर से थोड़ा सा क्या करेगा, आपको अपने कॉन्स्टेंट पार्टिकल को उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, किसके प्रेजेंस में, चार्ज के प्रेजेंस में। और इसी कारण क्या होता है, नेट फोर्स को घटा देता है। कोई भी मीडियम लो, कोई भी मीडियम लोगे, दो चार्ज के बीच में एयर वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम रखोगे तो उस मीडियम के अंदर कुछ क्या हुआ, नए इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नए तरह का अरेंजमेंट शुरू होगा, और नए तरह का अरेंजमेंट होने से कारण ऐसा होगा कि नेट फोर्स को क्या करेगा, घटा देगा। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि नेट मीडियम आने से नेट फोर्स क्यों घटता है, तो वो लोग सर मीडियम के जो इंड्यूस चार्ज होते हैं वो फोर्स को घटा देते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड सुनिएगा, कोई आपसे पूछे क्या फोर्स ऑन वन, यहाँ पे उसको वन बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ टू बोलता हूँ, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही रहेगा। और ये वही लिखेंगे जो अभी तक लिखते आए थे, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है ना, इसको 1/4 इंटू क्यू वन। तो बोले सर अंतर क्या हुआ, फिर मैं यहाँ पर जो नेट फोर्स लिखूँगा, नेट फोर्स होगा क्या लिखेगा, अगर मान लो इस पर लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो फोर्स वन ड्यू टू टू माइनस फोर्स ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। नेट फोर्स क्या होगा, ये उसको अटैक कर रहा था, इसको इधर अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, नेट फोर्स को घटा दिए, ये इसको इधर खींचना चाह रहे हैं, लोग इसको इधर खींचना चाहेंगे, तो ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज का मतलब समझ में आता है, किसी के चार्ज के होने के कारण पहले से वो ऐसे अरेंज नहीं हुआ था, ऐसे जो अरेंजमेंट हुआ है वो इन सब के चार्ज के इन्फ्लुएंस में हुआ है। ये जो प्लस क्यू माइनस क्यू में लाया ना, प्लस क्यू माइनस क्यू जो मैं लाया चार्ज, उसके इन्फ्लुएंस में ऐसा अरेंजमेंट हुआ है। क्या पानी के अंदर ऐसा अरेंजमेंट रहता है क्या पहले से ऐसे, बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू होता तो क्या नहीं होता, तो क्या ऐसा अरेंजमेंट होता क्या, नहीं सर।
अब ये क्या हुआ है, किसके कारण हुआ है अरेंजमेंट, तो इन चार्ज के कारण हुआ है सर। चार्ज कारण किसको बोलते हैं कि इस चार्ज के कारण क्या हुआ है, ये सब इंड्यूस हुआ है, इस चार्ज के कारण क्या हुआ है, सब इंड्यूस हुआ है। तो क्या फोर्स जो पहले एक दूसरे कारण लग रहा है उसको थोड़ा सा घटा देगा, तो नेट फोर्स में बदलाव आता है। और नेट फोर्स जो लिखोगे ना वो लिखोगे 1.4 पाई एप्सिलॉन नहीं एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझिए। इसको क्या लिखोगे अब आगे चल के, एप्सिलॉन को क्या लिखा था मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, है ना, क्यू आर स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हो आप 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ई आर को क्या लिखते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझिएगा आप, पहले जो क्या कोई पूछेगा आपसे कि क्या सर 1 के कारण 2 पे लगने वाला फोर्स बदल गया, नहीं, वो तो कूलम्ब्स लॉ ही स्टेटमेंट था कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो उसके सराउंडिंग में जो चार्ज प्रेजेंस है उस पर के कारण अफेक्ट नहीं होता। क्या बोला था मैं जब प्रॉपर्टीज बताया गया था कूलम्ब्स लॉ का, तो क्या बताया गया था कि दो चार्ज के बीच में जो आपस में जो फोर्स लग रहा है वो जो है किसी तीसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यानी जो इन दोनों इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तो मेंटेन रहेगा सर, लेकिन नेट फोर्स जो होगा वो बदलेगा। और हमको अधिकांश केसेज में क्या होगा, नेट फोर्स से मतलब होगा। किससे मतलब होगा, नेट फोर्स से मतलब होगा सर, समझ में आते हैं, नेट फोर्स से मतलब होगा। ठीक, तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज कारण थोड़ा सा फोर्स क्या हो घट जाए, इसलिए अब देखो फोर्स जो घटा है नेट उसको क्या दिखाएंगे, अब कांस्टेंट ही बदल दिए हम लोग। क्या किए, ये जो नेट फोर्स जो है पहले जो इतना लग रहा था उसमें से कुछ घट जाएगा, तो उस नेट फोर्स को क्या किए हैं, जो फॉर्मूला लिखे हैं उसमें बस क्या किए हैं, कांस्टेंट को ही बदल दिए हैं। ये कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन इंटू क्या है, ई आर आई सी को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ई आर रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट न्यूमेरिकली क्या है, सेम है। अब क्या बोले, इसका क्या मतलब समझ आया, पहले इतना फोर्स लग रहा था सर जब क्या नहीं था, मीडियम नहीं था सर, तो ये फोर्स लग रहा था Q1 Q2 आर स्क्वायर, और क्या था 1/4 पर। एक कब लग रहा था, जब बीच में मीडियम नहीं था, एयर और वैक्यूम था तब। अब क्या है, उतना क्या के का मतलब क्या कि उतना टाइम्स फोर्स क्या घट गया। तो आज के बाद कोई रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात लिखे तो क्या समझना है आपको कि सर ये क्या बताना चाह रहा है कि ये जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना क्या होगा, घट जाएगा। के का वैल्यू जितना बड़ा उतना ही फोर्स क्या होगा, ज़्यादा घटेगा। के किसी का 4 आया मतलब क्या, एयर में जो फोर्स लगता ना उसको 4 टाइम्स कम कर देगा। एयर में मान लीजिए फोर्स लग रहा है और उसी एयर को हटा के वहाँ पे मीडियम भर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 4 है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 का मतलब क्या कि फोर्स को 4 टाइम्स क्या घटा देगा। किसी को बोले नहीं सर वो मीडियम हटाया और एक ऐसा दूसरा मीडियम लाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है, तो फोर्स क्या हुआ, 8 टाइम्स घट जाएगा। यानी जो फोर्स लगता था F/8 हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या कि उतना टाइम्स फोर्स क्या हो घट जाएगा। कभी कोई आपसे पूछे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या, तो सिंपली सी बात बोलिएगा कि नेट फोर्स कितने फैक्टर से घट जा रहा है वही क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मीडियम का। और हर एक मीडियम क्या करता है, कुछ ना कुछ फोर्स घटाता ही है। अब देखो जितना ज़्यादा पोलर मीडियम होगा उसका के उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पोलर मीडियम, ये सब केमिस्ट्री की बातें हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जितना ज़्यादा पोलर मीडियम होगा इसे इंड्यूस चार्ज का उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इंड्यूस चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या और नेट फोर्स में चेंज आएगा, और जितना ज़्यादा नेट फोर्स में चेंज आएगा जितना ज़्यादा घटेगा कि उतना क्या और ज़्यादा होगा। तो मीडियम अगर ज़्यादा पोलर होते जा रहा है तो उसका के क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये सब चीज़ को लिख लिए हो, ये सब चीज़ को बैठा लीजिए। क्यों मीडियम आने से फोर्स घटता है, तो सर चार्ज इंड्यूस होता है, ये सब चीज़ों को बहुत ढंग से समझिए। क्या Q1 से Q1 के कारण Q2 लगने वाला फोर्स बदल गया, नहीं सर। कौन सा फोर्स बदला, नेट फोर्स। Q1 Q2 पे तो फोर्स लगा ही रहा था सर, लेकिन क्या हुआ, एक नया इंड्यूस चार्ज जनरेट हुआ उसके चारों तरफ और नेट फोर्स को घटा दिया। किसी मीडियम लाया कुछ भी लाया, एक दूसरे के कारण लगने वाला फोर्स नहीं बदलता, यही कूलम्ब्स लॉ था। लेकिन हाँ मीडियम लाने से क्या होता है, नेट फोर्स बदल जाता है, नेट फोर्स बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मीडियम आने पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम आया ना आए फोर्स उतना ही लिखोगे, बट लेकिन नेट फोर्स की बात करेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो कूलम्ब्स इन मीडियम यही था, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम मतलब क्या, वही नेट फोर्स की बात करेंगे और नेट फोर्स क्या होगा, घट जाता है। बात बहुत ढंग से समझिएगा। देखिए मीडियम जैसे से मीडियम का जो पोलैरिटी है, मीडियम का पोलर नेचर क्या हो, बढ़ेगा। के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, बढ़ेगा सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ेगा सर। वाटर अच्छा खासा क्या है सर, वाटर अच्छा खासा पोलर है, वाटर बहुत पोलर मीडियम है, हाईली पोलर मीडियम है। इससे जानते हो क्या कितना होता है, 81।
क्या होता है 81। क्या मैं लिखा था रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्टिव कांस्टेंट न्यूमेरिकली सेम होगा, क्या बोला था डायरेक्टिव कांस्टेंट कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा ही होगा। एक किसके लिए, एयर के लिए, देखो एयर के लिए के आसपास, वैक्यूम के लिए एग्जैक्ट 1। एयर में भी क्या, एयर में क्या मॉलिक्यूल नहीं है क्या सर, एयर का मान लो 2 चार्ज के बीच में एयर है, तो एयर में भी तो कांस्टेंट पार्टिकल क्या O2 है N2 है, तो उसमें भी क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो क्या होगा उसमें भी क्या थोड़ा रीअरेंजमेंट होगा, तो थोड़ा बहुत फर्क फोर्स में तो फर्क डालेगा ही सर। अगर 2 चार्ज के बीच में कुछ मीडियम है, कुछ पार्टिकल हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा थोड़ा सा रीअरेंजमेंट तो होगा ही, थोड़ा वो तो इंड्यूस चार्ज होगा ही सर, तो थोड़ा वो तो फोर्स में फर्क पड़ेगा ही। लेकिन एयर वगैरह में पार्टिकल इतने कम है, मतलब बहुत दूर दूर लोग हैं, तो क्या होगा जो इंड्यूस चार्ज होगा इतना कम होगा कि मान के चलते हैं कि वैक्यूम में जो कहानी था वही एयर में भी कहानी होगा, एयर में का कोई गैस में वही कहानी मान के चलते हैं। ठीक है, समझ पाते हैं, एयर में और वैक्यूम में नियरली सेम मान के चलते हैं, लेकिन वैक्यूम में एग्जैक्टली 1, एयर में एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, थोड़ा एयर में 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, एक एग्जैक्ट 1 किसके लिए होगा वैक्यूम के लिए। बाकी एयर या कोई गैस लोगे तो क्या लिखोगे कि अप्रॉक्स टू 1। ठीक है, मैथमेटिकली जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर देगा तो एयर का या कोई गैस का एक ही लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, आइए वही अगर क्या मीडियम क्या वाटर ले लिए, बहुत पोलर मीडियम है, लिक्विड फॉर्म में है, पोलर मीडियम है, K81 होगा। ठीक है, वही क्या होता है मान लीजिए कोई ऑयल हो, नॉन पोलर मीडियम, ऑयल से क्या होता है जनरली नॉन पोलर होता है, ऑयल से क्या होता है नॉन पोलर वगैरह होता है आपको। ठीक है, जनरली उतना पोलर नहीं होता है, तो इसका K क्या होगा 2 4 ऐसा आएगा, 2 4 ऐसे कुछ आएगा। अब ऑयल भी बहुत तरह के होते हैं ना यार। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि आप इतना जरूरी रखिएगा सर, ऑयल और वाटर में कोई पूछे K किसका ज़्यादा, तो सर बोलेंगे सर वाटर से ऑयल सब क्या कम पोलर है, लेस पोलर है, तो K क्या होगा सर ज़्यादा कम होगा आपको। देखो यार तुम लोग ऑब्वियस सी बात है चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे, तो पोलर नॉन पोलर के बारे में आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, वाटर से इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल भी क्या होता है लेस पोलर होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा इन लोग से क्या होता है ज़्यादा पोलर होता है, इसका K क्या होगा 35 30 40 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हो कि सर ऑयल बिल्कुल नॉन पोलर होता है, वेरी लेस पोलर होता है। वाटर सब क्या होता है अच्छा खासा पोलर होता है, इथाइल अल्कोहल क्या होता है वाटर से क्या है लेस पोलर है, लेकिन इससे क्या होगा मोर पोलर है। तो क्या बोलेंगे कि इसका K क्या होगा सर 81 और 34 के क्या होगा बीच में होगा, इसका 24 25 30 के आसपास होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। बस इतना दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है 3 ऑप्शन देके 4 ऑप्शन देके कि बताइए किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम होगा, तो आप क्या देखोगे कि कौन ज़्यादा पोलर है, जितना ज़्यादा पोलर उतना ज़्यादा K। इसी चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा, जितना ज़्यादा पोलर उतना ज़्यादा क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कहानी किससे कनेक्टेड है केमिस्ट्री से। ठीक, K का वैल्यू 1 से छोटा हो सकता है नहीं सर, क्या होगा एक मिनिमम होगा किसके लिए वैक्यूम के लिए। ठीक है, K का बढ़ जाने का मतलब क्या कि फोर्स घट गया, किसी का K2 आ रहा है मतलब क्या फोर्स को क्या हुआ 2 टाइम्स कम कर देगा एज कम्पेयर टू एयर। एयर में जो फोर्स लग रहा था उससे क्या हुआ 2 टाइम्स कम कर देगा। किसी का K4 है, इसका मतलब क्या कि एयर में जो फोर्स लग रहा था सर उसको 4 टाइम्स कम कर देगा। ठीक है, जैसे देखो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे NaCl है, वो सब केमिस्ट्री पढ़ाने लगे क्या नहीं यार, समझाने की कोशिश करो बस। Na+Cl- आप देखते होगे जब सॉलिड स्टेट में होता है क्या होता है सॉलिड स्टेट होता है तो सब पास होता है, बंधे रहते हैं। तो Na+ और Cl- के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा सर, सोडियम प्लस केटायन और एक एनायन है, तो चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं सर। हाँ सर, इसी को पानी डाल दिए, क्या डाल दिए पानी में, तो आप क्या सुनते आए हो कि Na+Cl- अलग हो जाता है सर, ये सुनते आए हो ना बस। हाँ सुनते तो आए हैं, तो अब कोई पूछेगा कि क्यों अलग हो जाता है, तो आप बोलोगे सर कि वाटर का डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होता है सर 81, क्या होता है 81, यानी फोर्स को क्या करेगा सर ये फोर्स इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि किसके कारण लग रहा है चार्ज के कारण, चार्ज के लगने वाला फोर्स क्या करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो फोर्स लग रहा होगा सर पानी में डालेंगे मीडियम बदल देंगे तो क्या होगा जो फोर्स लगेगा सर कितना टाइम्स कम लगेगा, के डायरेक्टिव कांस्टेंट 81। इसका क्या मतलब वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, इसका क्या मतलब कि फोर्स जो होगा सर अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स अगर F लग रहा होगा तो यहाँ इन दोनों के बीच जैसे पानी डालोगे ना तो फोर्स कितना लगेगा उन दोनों के बीच में, तो सर F/81। ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उतना टाइम्स फोर्स को घटा देगा। तो पहले अगर F लग रहा था, F से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, तो अब कितने से अट्रैक्ट करेगा नेट F/81 से अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा सर फोर्स काफ़ी वीक पड़ जाएगा, 81 टाइम्स वीक हो गया। तो लोग क्या होंगे पहले से बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए थे NaCl, पानी में डालेंगे तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर पड़ेगा क्योंकि मीडियम
एयर के अलावा कोई मीडियम लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, वीक होगा। कितना टाइम्स वीक हो जाएगा, कितना टाइम्स कम हो जाएगा, तो जो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सर उतना टाइम्स कम हो जाएगा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 81, मतलब 81 टाइम्स क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या हुआ, 81 टाइम्स रेजिस्टिंग फोर्स घटा तो लोग जितना अटैक पहले कर रहा था उतना अटैक नहीं करेगा, लोग थोड़ा क्या दूर जाएंगे। इसलिए क्या हुआ, पानी जैसे ही NaCl का डालते हो Na+ अलग Cl- अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक समझिए, सब कनेक्टेड है, सब इस चीज़ से कनेक्टेड है। केमिस्ट्री फिजिक्स में मत इन सब चीज़ों को बांटिए, लॉजिक बिल्कुल समझ लीजिए। जैसा कि NaCl सॉलिड स्टेट में आता है तो सर साथ साथ रहता है, जैसे ही पानी डालते हैं तो कैसे क्यों बोलते हैं कि अलग हो जाता है, क्योंकि NaCl में जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। पानी डालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, कमजोर पड़ जाएगा सर, तो इससे क्या हुआ, दूर चला जाएगा सर। चलिए, बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए, आनी चाहिए आपको। ठीक है, देखो एक चिल्लर क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहा हूँ, करवाने की बिल्कुल इच्छा नहीं था लेकिन करवा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। 20 सेंटीमीटर है, बीच में मीडियम भर दिया मैं, जिसका डायरेक्टली कांस्टेंट क्या दिया हूँ मैं, 5 दे दिया हूँ। ठीक है, डायरेक्टली क्या दे दिया हूँ, 5 डायरेक्टली कांस्टेंट है। देखो के से कंफ्यूज मत होना यार, अभी तक सर जो हम कूलम्स कांस्टेंट बोलते थे उसको भी के से दिखाते थे, अब वो के से डायरेक्टली कांस्टेंट में दिखाने लगे यार। के से बहुत सारी चीज़ें दिखाया जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो अभी तक हम लोग फोर्स लिखते थे ना, F = K Q1 Q2 R², उसमें के क्या था, कूलम्स कांस्टेंट था, और एक के क्या है, कूलम डायरेक्टली कांस्टेंट। दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। एक इसका के क्या होता है, इसका वैल्यू या तो 9 होता था आपको, लेकिन अब यहाँ पे 9 नहीं होगा। ये क्या होगा, मीडियम बदलेंगे तो के बदल जाएगा। तो इसके और इसके में कोई कहानी नहीं है, कोई दिमाग मत लगाना इसमें, अभी तो कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो इसमें कोई मीडियम डाले, जैसे देखो कोई भी मीडियम दिया रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या देगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो देगा ही सर। चलिए अब सुनिए, एक चीज़ और लिख लेना यार, मैं ये क्या बताया था, एयर वैक्यूम का कितना बताया था, 1 के आसपास। एयर का क्या बताया था, वैक्यूम का एग्जैक्ट 1, एयर का 1 के आसपास। ऑलमोस्ट 1 ही बोलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एयर का भी 1 ही लेके चलेंगे। ठीक है, और वाटर का लिखा हुआ था 81। एक और ही लिख लीजिए, कंडक्टर का, किसका, कंडक्टर, कोई भी मेटल लो या कंडक्टर लो, इसका कितना होगा, इन्फिनाइट। क्या होगा, इन्फिनाइट। कोई भी कंडक्टर या मेटल लोगे तो उसका क्या होगा, इन्फिनाइट। क्यों, उससे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो क्या होता है, जैसे ही तुम अभी क्या था, अभी तो मोलिक्यूल था, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे, बस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ। वाटर में क्या था, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे सर, नहीं, बस इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ। अभी क्या मेटल लोगे तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। वो क्या होंगे, जैसे उसको बीच में रखोगे ना, तो Q1 Q2 रखा हुआ, बीच में मेटल आ दिए, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, किधर भागना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ जाके एक्यूमुलेट होने लगेगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, नेट फोर्स को ऑलमोस्ट 0 कर देगा, क्योंकि के इन्फिनाइट मतलब क्या, के नीचे लिखेंगे ना तो फोर्स क्या होगा, 0 के आसपास चला जाएगा। बस समझ रहे, वो सब किसके कारण हो रहा है, इंड्यूस चार्ज कारण होगा। जितना ज़्यादा इंड्यूस होगा फोर्स उतना ही क्या होगा, घट जाएगा। इंड्यूस होने के लिए क्या होगा, फ्री चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा पोलर, जितना ज़्यादा फ्री चार्जेज हुआ उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा इंड्यूस होगा चार्ज उतना ही फोर्स क्या होगा, घटते चला जाएगा। कंडक्टर पर सीधे लिख देना इन्फिनाइट होता है, मतलब कि फोर्स को क्या कर देगा, बहुत बहुत कम, 0 को ऑलमोस्ट कर देगा आपको। ठीक है, ये सब चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा। के जो डाटा दिए हैं, के का लिखा हो ना, वाटर का एक बार भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सबको याद रखना। वाटर का तो मैं स्टैंडर्ड दे दिया हूँ, जैसे वैक्यूम का, एयर का और कंडक्टर का, ऐसे डाटा याद रखिएगा। बाकी सबका क्या हुआ, 1 और इन्फिनाइट के बीच में आएगा। ठीक, चलिए वो डाटा भूलना नहीं है। इस पर वापस लौट के आते हैं। इसमें आपसे कोई पूछे 2 क्वेश्चन, एक 1 या 2, एक 1 चार्ज का 1 क्या है, 1 पॉइंट पे चार्ज जो है 2 माइक्रोकूलम, और 2 पे चार्ज कितना है, -3 माइक्रोकूलम। 2 क्वेश्चन पूछूंगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 क्या होगा, या चार्ज 2 क्या होगा। ठीक है, और कोई पूछेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये क्या होगा, या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन पूछेगा, आप बिल्कुल संभल के जवाब दीजिएगा। इसमें बता दूं, ये डाटा लिख लीजिए, बिल्कुल संभल के जवाब दीजिएगा। नेट फोर्स की बात करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, मीडियम आ गया है सर, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4π होता था, है ना। लेकिन मीडियम आने के तो क्या होता है, के टाइम्स क्या करते हैं, कम कर देते हैं। मीडियम आया मतलब नेट फोर्स क्या हुआ, के टाइम्स घट जाएगा, Q1 Q2 बाई क्या, R²। ये किसको लिखे थे सर, जिसको हम लोग पहले क्या लिखा करते थे, के कौन सा, 9 × 9,
इसका वैल्यू क्या उठा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85। ये पूरे देखो 1/4 का वैल्यू पूरा लोगे तो वही आएगा पुराना वाला 9 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा 8.85 -2। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए तो इसका वैल्यू हमको पता, पूरे का वैल्यू पता है कितना 9 सर, के कितना सर 5, ठीक है। और Q1 Q2 कितना, तो सर एक का 2 माइक्रोकूलम है, एक का 3 है, माइक्रो 10⁻⁶ 2 बार आएगा तो -12 हो जाएगा। आर कितना है सर 20 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदलेंगे साइड में 20/100 मीटर स्क्वायर। ये सॉल्व करो तो क्या नेट फोर्स आएगा, है ना। और ये 5 नहीं होता, यहाँ पे के नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, कब, जब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बोले सर ऐसा क्यों, नेट फोर्स क्यों घटा, क्योंकि चार्ज इंड्यूस हुआ उसके कारण नेट फोर्स क्या घट गया। लेकिन यहाँ क्या पूछा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये तो कूलम्स का स्टेटमेंट था, कोई भी चार्ज आए आसपास उस पर दो लोगों के बीच में लगने वाला फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Q1 Q2 पे उतना ही फोर्स लगाते रहेगा जितना पहले लगाता था, चार्ज इंड्यूस होने से पहले, चार्ज इंड्यूस होने के बाद उतना ही फोर्स लगाएगा। बदलाव किस में आएगा, नेट फोर्स में सर। तो नेट फोर्स तो 5 क्या लिखे, पहले अगर मीडियम नहीं रहता तो सिर्फ ये फॉर्मूला लिखते, इतना लिखते आप। ये 5 क्यों आया एक्स्ट्रा, क्योंकि मीडियम सर नेट फोर्स को क्या करेगा 5 टाइम्स घटा देगा, 5 टाइम्स का कम कर देगा। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछे, नेट ना पूछे ऐसे पूछे, तो पुराना वाला ही आंसर देना है, मीडियम रहे या ना रहे। मीडियम पे डिपेंड नहीं, दो एक के कारण 2 पे लगने वाला फोर्स, 2 का 1 पे लगने वाला फोर्स आपको इंड्यूस चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। 1 पे नेट फोर्स लगने वाला और 2 पे नेट फोर्स लगने वाला वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। नेट फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगा, बट इंडिविजुअल फोर्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लग रहा था एक दूसरे के कारण, उस पर डिपेंड, वो चेंज नहीं होने वाला सर। नेट फोर्स चेंज होगा, एक दूसरे के कारण लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, जो भी आएगा उसको 5 × F नेट कर देना, क्योंकि F नेट कब का था, मीडियम में था, 5 टाइम्स कम था। इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो एयर वाला फॉर्मूला हो गया, और क्या, ठीक है। बात समझ आइएगा, उसमें बस के नहीं मल्टीप्लाई करेंगे यार, नीचे के नहीं, 5 नहीं आएगा, ठीक है। 5 इधर कर दो, यानी जो भी आंसर आएगा उसको 5 टाइम्स से ज़्यादा किसमें होगा, एयर में, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस के नहीं रखोगे तो एक दूसरे का लगने वाला फोर्स हो गया, और के रखोगे तो क्या होगा, नेट फोर्स हो गया। तो अधिकांश क्वेश्चन में आपको नेट फोर्स ही पूछेगा, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिए, दोनों स्टेटमेंट को वो ढंग से अपने दिमाग में छाप लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे तो सीधे फॉर्मूला लिखोगे क्या, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सर क्यों नहीं आया सर, के आएगा कब, जब नेट फोर्स लगाएंगे पूछेंगे तब, या एक दूसरे का लगने वाला फोर्स में के नहीं आने वाला, ठीक है। ये आएगा सर इसका, ये जो भी आंसर आएगा वो क्या, जो भी इसका सॉल्व करोगे वो 5 × F नेट कर सकते हो, या इसको जो सॉल्व करोगे उसको 5 टाइम्स कम कर देना। इसको सॉल्व कर लो इस वैल्यू को, और उसको 5 टाइम्स कम करो तो नेट फोर्स, और उतना ही रहने दोगे तो एक के कारण दूसरे फोर्स। तो दोनों को ढंग से समझ लीजिए आप, बहुत आसान कहानी है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं इतने ध्यान से इतने बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि इसको आप भूल मत जाइएगा। मिटा दूँ, मुझे मेरा उद्देश्य कंफ्यूज करना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिखाना है, ठीक है। कभी कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा कि सर आप इतनी बार रिपीट क्यों कर रहे हो इतना आसान चीज़ को। बहुत आसान चीज़ है, लेकिन यार लोग टर्मिनोलॉजी में फंस जाते हैं, नेट और एक दूसरे के कारण, ये वर्ड में बहुत फंसते हैं, मैं खुद फंसता था, ठीक है। तो सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो एक दूसरे कारण जो निकालते हैं उसमें स्टेटमेंट लगा दो कूलम्स लगा कि दो लोगों के बीच में लगने वाला फोर्स कोई तीसरे चार्ज पर डिपेंड करता ही नहीं है। नेट फोर्स डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। नेट फोर्स डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल फोर्स डिपेंड नहीं करेगा, ऐसी चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अभी तक मैं जितने चीज़ें पढ़ाया मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक। क्वेश्चन पहले ऐसा कर लेते हैं, छोटे जो ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन क्या बोलूँ, कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए देखिए, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, बीच में मान लो एयर है या वैक्यूम है, R दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। फोर्स क्या लग रहा है आपको, 1/4πε0। अब कांस्टेंट को ये लिखने का आधा डाल लो, ठीक है। कांस्टेंट के जो लिखते हैं तो उसको ये लिखने का आधा डाल लीजिए, Q1 Q2/r² होगा। अब वही Q1 Q2 लेते हैं और बीच में क्या रख देते हैं,
बीच में किसी मीडियम रख देते हैं, जिस मीडियम का डायरेक्टली कांस्टेंट क्या है, के है। मीडियम का डायरेक्टली कांस्टेंट क्या है, के है। इसकी दूरी मान लो रखते हैं आर डैश, आर नहीं रख के क्या रखते हैं, आर डैश। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, यहाँ एयर में फोर्स का लिखे फॉर्मूला ये, और मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला क्या, ये नेट फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। अधिकांश क्वेश्चन में नेट, जब तक खुल के ना पूछे कि एक के कारण दो पे या दो के कारण एक पे, ऐसे बोले फोर्स बताइए इसके ऊपर, तो कौन बोले Q1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ऐसे पूछेगा तो नेट फोर्स निकालेंगे। बोले Q1 के ऊपर Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से निकालते तो वही निकालेंगे। ठीक है, नेट फोर्स आएगा तब डायरेक्टली कांस्टेंट यूज करना है, एक के कारण दूसरे पे निकालना है तो उसमें डायरेक्टली कांस्टेंट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कहीं पूछे Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है या Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है तो नेट निकालेंगे। जब तक खुल के ना पूछे कि सर Q2 पे Q1 के द्वारा कितना लग रहा है या Q1 पे Q2 के द्वारा कितना लग रहा है, जब तक खुल के नहीं पूछेगा, जब तक नेट फोर्स मानेंगे, और नेट फोर्स जब मानेंगे तो डायरेक्टली कांस्टेंट डिवाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सिर्फ फोर्स लिख रहा हूँ, तो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इतना तो फॉर्मूला होता ही था सर, K मल्टी डिवाइड हो जाएगा Q1 Q2, यहाँ सेपरेशन क्या रखा हूँ, आर डैश का स्क्वायर, यहाँ सेपरेशन थोड़ा बदल दिया हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब हम चाहते हैं कि जो एयर में फोर्स लग रहा था Q1 Q2 के बीच, सॉरी नेट फोर्स जो लग रहा था Q1 Q2 पे एयर में और किस में, मीडियम में, वो फोर्स मैं चाहता हूँ कि बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। बताओ तो बराबर होने के लिए ये आर डैश बताओ बड़ा होना रखोगे कि छोटा रखोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोला कि ये Q1 Q2 को क्या रखे, एयर में रखे कुछ दूरी पे, वही Q1 Q2 क्या लगे, किसी दूसरे मीडियम में लगे, दूरी अब क्या रखोगे वो तुम सोचो। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि दोनों में फोर्स क्या लगे, एयर में रखे तब और मीडियम में रखे तब फोर्स क्या लगे, बराबर लगे। तो अब क्या करोगे कि सर मीडियम आने से तो फोर्स घटता है, तो के चाहेगा क्या कि फोर्स को कम कर दें, और आप चाहोगे कि नहीं फोर्स मेंटेन रहे, तो अब क्या करोगे, Q1 Q2 तो बदले नहीं हो, है ना, ये बदल नहीं सकता कि कांस्टेंट चाहिए। और के क्या किया, एक से ज़्यादा है, के का वैल्यू जो भी होगा एयर में के क्या होता है 1 होता है, और यहाँ जो भी होगा 1 से बड़ा होगा आपको, यानी के क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है सर, तो फोर्स क्या घटना चाहेगा। और हम क्या चाह रहे हैं, फोर्स को बराबर रखना, तो क्या करो, अब फोर्स को बराबर कैसे, इंच को चेंज कर नहीं सकते, इसको चेंज कर नहीं सकते, इसको चेंज कर नहीं सकते, और ये घटाने की कोशिश कर रहा है, तो एक क्या करेगा, मेंटेन कर सकता है कौन, सेपरेशन। सेपरेशन क्या करो, कम कर दो, सेपरेशन को कम करो तो फोर्स क्या होगा, बढ़ने लगेगा, है ना। तो सेपरेशन को तब तक कम करो जब तक फोर्स बढ़ते बढ़ते क्या हो, बराबर ना हो जाए। तो क्या बोलेंगे कि जो आर डैश होगा सर, अगर वो आर से छोटा एयर में जो रखे हैं सेपरेशन और मीडियम में जो रखे हैं सेपरेशन, अगर वो क्या है, मीडियम रखने वाला छोटा सेपरेशन है, कम सेपरेशन है, तो मे भी फोर्स बराबर हो सकता है। कोई बोले कि नहीं सर सेपरेशन भी इसमें ज़्यादा है और मीडियम भी इसी में डालें, कहीं फोर्स बराबर नहीं हो सकता सर, मीडियम लाते ही फोर्स घट गया, ऊपर से तुम सेपरेशन भी बढ़ा रहे हो तो फोर्स और घट जाएगा। सेपरेशन बढ़ाने से ही फोर्स घटता है, मीडियम लाने से ही फोर्स घटता है, तो दोनों काम करो तो फोर्स बराबर हो ही नहीं पाएगा। तो क्या करोगे, मीडियम ला रहे हो तो फोर्स घटेगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करो, दूरी को थोड़ा कम कर दो, दूरी कम करो तो हो सकता है कि वो कंपनसेट हो जाए, फोर्स दोनों में बराबर आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि किस केस में बराबर होगा, क्या रिलेशन होगा कि दोनों फोर्स क्या बराबर होगा, केस क्या होगा आपको, हम चाह रहे हैं क्या कि क्या चाह रहे हैं कि एफ एयर में और एफ मीडियम में क्या हो, फोर्स क्या हो, बराबर हो। ये रिलेशन में ये रिक्वायर्ड है, मान लीजिए हमारा ये इच्छा है, ये रिक्वायरमेंट हमारी कि हम रिक्वायरमेंट है हमारी कि हम इसको क्या करें, अरे यार क्या लिख देता हूँ, ये आपको हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा डिजायर है कि ये हो आपको। ठीक है, ध्यान से लिख लेना इसको कि हमारा डिजायर है, हमारा ठीक है ऑब्जेक्टिव है कि हमको ये रखना है, बराबर रखना है। तो क्या करेंगे, तो इसको फॉर्मूला में पहले पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, ये तो लॉजिकली समझ में आ गया था कि आर डैश क्या हो, आर से छोटा ही होगा। सबसे पहली बात तो दोनों बराबर रखना, तो ये बात होता है मस्ट है कि आर डैश क्या होगा, आर से छोटा होगा ही, ये मस्ट कंडीशन है। छोटा नहीं हुआ तो कहीं फोर्स बराबर नहीं हो सकता, बोलो उससे छोटा हुआ तो कितना छोटा होगा, तो ये निकाल लेते हैं। तो पुट करते हैं, एयर की जगह क्या पुट करेंगे सर, 1/4 Q1 Q2 बढ़ाएंगे क्या, आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे 1/4 इंटू क्या के Q1 Q2 का क्या, आर डैश का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर 1/4 कट जाएगा, Q1 Q2 क्या हो, कट जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर क्या जाएगा, के इंटू आर डैश का स्क्वायर, समझ रहा बात है। ठीक है, तो आर बार क्या हो जाएगा, क्यू रूट ले लो, तो आर हो जाएगा रूट के इंटू आर डैश, हो जाएगा ना। यानी आर डैश क्या लिख सकते हो, आर बाई रूट के, मतलब डिस्टेंस को रूट के टाइम्स घटाओगे, रूट के टाइम्स घटाओगे तो क्या हो, फोर्स मेंटेन रह जाएगा। किसी के डायरेक्ट क्वेश्चन मान लीजिए क्या है 4 है, ये मान लो क्या होता है 4 होता, तो 4 का रूट क्या होता है
टू टाइम्स डिस्टेंस कम कर दो, यानी कि 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर कर दो, 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर कर दो। क्या करने के लिए? फोर्स मेंटेन करने के लिए। तो अगर डिस्टेंस को रूट के टाइम्स कम कर दोगे तो फोर्स मेंटेन रह जाएगा, यानी मीडियम आने के बावजूद फोर्स बदलेगा नहीं। अगर तुम मीडियम भी लाते हो और साथ में दूरी को क्या करते हो, रूट के टाइम्स छोटा कर देते हो, तो फोर्स मेंटेन रह जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला जो लिखा हूँ ना, ये सब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन से मैं बहुत लॉजिक आपको बताने वाला हूँ, ढंग से देखिएगा, इस लॉजिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, इसको हम लोग आज के जानते हो क्या लिखेंगे, आर क्या लिए हैं, आर किस में सेपरेशन है, तो एयर में सर, रूट के आर डैश किस में सेपरेशन है, मीडियम में। तो अगर हम लोग जानते हो मीडियम में अगर दूरी दिया हो और उसको एयर के इक्विवेलेंट लाना हो, क्या लाना हो, एयर के इक्विवेलेंट, तो मीडियम वाला जो दूरी दिया है ना, उसमें मीडियम का ही, के किसका दिया रहा है, एयर का रहेगा क्या, ये भी रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, मीडियम का ही, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, मीडियम का ही। तो किसी मीडियम के सेपरेशन को क्या बोले ना कि इस सेपरेशन को एयर के इक्विवेलेंट बताओ ना, कि यही सेपरेशन, ये सेपरेशन मान लो 10 सेंटीमीटर मान लो मीडियम में है, तो एयर में कितना डिस्टेंस पे रखते तो सेम फोर्स लगता। तो क्या करते, मीडियम जो दूरी दिया है और मीडियम का जो डायरेक्ट कांस्टेंट दिया उसका रूट करके मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी दूरी आ जाएगी, एयर में किस दूरी पे रखेंगे तो सेम फोर्स लगेगा, है ना। इसको बोल सकते हैं एयर इक्विवेलेंट सेपरेशन। क्या सेपरेशन, अगर मीडियम के सेपरेशन को एयर के इक्विवेलेंट सेपरेशन लाना है तो उसमें रूट के मल्टीप्लाई कर देना है। ये इक्विवेलेंट वर्ड क्या है, इससे क्या होगा कहानी, फोर्स मेंटेन रह जाएगा सर, फोर्स क्या रह जाएगा, मेंटेन रह जाएगा। इस लॉजिक को यूज करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी इसको देख लीजिए, मिटा दो इसको। इस लॉजिक को यूज करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको किए जाएंगे। यहाँ क्या हुआ था, सेपरेशन कम किए थे, कितना कम किए थे, रूट के टाइम्स। जैसे कम आपको कब काम आएगा, जैसे देखिए जैसे अगर कोई बोले ना कि ये Q1 Q2 है और आपसे पूछ दे कि बताइए ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम है आधा जगह, मतलब नहीं आधा नहीं, ये पूरा सेपरेशन मान लीजिए R है, तो T थिकनेस में क्या किया, एक मीडियम ला दिया, मतलब सब पूरा जगह एयर था, पहले क्या था, एयर था, उसमें क्या आधा में तो एयर छोड़ दिए, मतलब सॉरी R पूरा सेपरेशन था, उसमें T जो थिकनेस था मतलब पूरा R है, तो उसमें T जगह में क्या कर दिए, कोई मीडियम भर दिए और आधा को एयर में छोड़ दिए, मतलब बाकी को क्या एयर में छोड़ दिए। तो अब कोई पूछे कि नेट फोर्स कितना लगेगा, तब वो क्वेश्चन क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर क्या पहले क्या था, चाहे तो पूरा एयर में कर लिए थे कैलकुलेशन, चाहे तो पूरा मीडियम में किए थे। एयर में पूरा रहेगा तो क्या, एयर में पूरा निकालना होगा तो उसे क्या करेंगे, 1/4 नोट करेंगे, के कोई मतलब नहीं है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर करेंगे। और ये पूरा मीडियम में रहता तो सर ऐसे लिखते फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला लिखते सर। लेकिन यहाँ क्या है सर, यहाँ तो सर कुछ दूर में मीडियम है, कुछ दूर में एयर है, अब ये फॉर्मूला यूज करें कि ये फॉर्मूला यूज करें, तो फंस गया सर, क्या हुआ, फंस गया। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रिलेशन काम देता है, रिलेशन काम देता है। क्या काम, कैसे काम देगा, आप इस मीडियम को एयर के इक्विवेलेंट ले आओ, उसे कैसे करेंगे, तो बताओ, ये मीडियम में जो सेपरेशन है वो क्या है, T है, मीडियम का क्या है सेपरेशन, T है, तो इसको एयर के इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, एयर के इक्विवेलेंट अगर लिखने की कोशिश करोगे इसको T को, तो क्या लिखोगे, जो मीडियम का डायरेक्टिव कांस्टेंट है, मान लो इस मीडियम का डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या, K है, तो क्या रूट के इंटू इसका सेपरेशन कितना, T है। तो ये जो T दूरी किस में रखे हो, मीडियम है ना, यही दूरी क्या, रूट के इंटू T दूरी किस में रखो, एयर में, तो सेम फोर्स लगेगा। T अगर मीडियम में रखे हो उसकी बजाय रूट के T किस में रखो, एयर में, तब भी सेम ही फोर्स लगेगा। ये रिलेशन किस में आया था, फोर्स सेम के रिलेशन आया था, ठीक है। T सेपरेशन में अगर मीडियम में रखते हुए T सेपरेशन रखेंगे और वही क्या करें, रूट के इंटू T सेपरेशन किस में रखें, एयर में रखें, तो क्या होता है, फोर्स सेम ही आता है। तो हम कंफ्यूज हैं कि ये फॉर्मूला लगाएं कि ये फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, जो भी सेपरेशन है ना उसको एयर के इक्विवेलेंट ले आओ। इसमें तो एयर है ही, इसको भी एयर के बराबर कर लो। तो एयर के बराबर क्या होता है, मीडियम का जो सेपरेशन हो और मीडियम का जो डायरेक्टिव कांस्टेंट हो, उसको ऐसे लिख दोगे तो किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा, एयर के।
तो अब बताओ, जानते हो, अब हम फॉर्मूला इसे लिखूंगा, फोर्स पावर एयर के हिसाब से ही फॉर्मूला लिखूंगा, Q1 Q2। बट अब सेपरेशन क्या लिखूं सर, R मत लिख देना। R माइनस टी में क्या था, एयर था सर, और टी में क्या था, R माइनस टी में क्या था, एयर था सर, और बाकी टी में एयर नहीं था, तो उसको एयर के बराबर लाया क्या करके, रूट के इंटू टी करके। तो ये पूरा का पूरा अब ये सेपरेशन कहलाएगा। R स्क्वायर नहीं करेंगे, R माइनस टी प्लस रूट के इंटू टी। ये क्यों किए, ताकि ये पूरा डिस्टेंस किस में आ गया, एयर के इक्विवेलेंट सेपरेशन आ गया आपको। इसमें तो इस जोन में तो एयर था ही सर, इस जोन में तो मतलब ये भी एयर होता तो क्या बोलते हैं, R माइनस टी प्लस टी करते तो सिंपली कट जाता, R स्क्वायर आ जाता आपको। R माइनस टी प्लस टी करते तो क्या होता है, टी कट जाता, R स्क्वायर आता है, जो कि एयर अगर पूरा पूरा एयर रहता तो R स्क्वायर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या, कुछ में एयर है, कुछ में क्या मीडियम है, तो जो जिसमें एयर है उसमें तो ठीक लिख दिए, लेकिन जिसमें मीडियम है उसको एयर की इक्विवेलेंट लाया, ठीक है, और ऐसे करके लिखते हैं, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये दूरी समझना कि ये R स्क्वायर की जगह, R की जगह क्या आ गया, इतना आ गया, क्योंकि R पूरा पूरा ना एयर है ना R पूरा पूरा मीडियम है, तो उसको क्या किए, जो भी अरेंजमेंट दिया है उसको किसके इक्विवेलेंट ले आए, एयर के इक्विवेलेंट ले आए। इस जोन में थोड़ा करेक्शन करना पड़ा मुझे, क्या करेक्शन करना पड़ा, ये, और उसके बाद इस दूरी को जोड़ दिए, तो पूरा के पूरा क्या मान लेंगे, क्या बताऊँ, पूरा का पूरा क्या है, एयर है। कितना दूरी में, R माइनस टी प्लस रूट के टी में क्या है, एयर भरा हुआ है। तो फोर्स कितना लग जाएगा, इतना। एयर के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/4 नॉट Q1 Q2, बट हमें सेपरेशन स्क्वायर, बस सेपरेशन में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। एक आधो क्वेश्चन और करोगे तो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। मिटा दो उसको, बहुत चिल्ले चिल्ले क्वेश्चन है। जैसे अगर हम कोई बोले क्वेश्चन है सर कि Q1 Q2 दो चार्ज हैं, अब इसके बीच में एयर नहीं है, कुछ दूरी पे मीडियम है, कोई एक मीडियम है मान लो, उसका डायरेक्ट कांस्टेंट K1 है, और कुछ दूरी में क्या है, दूसरा मीडियम है, पूरे में कोई एक मीडियम नहीं है, आधे में कुछ मीडियम, आधे में कुछ मीडियम, इसका डायरेक्ट कांस्टेंट क्या है, K2 दिया हुआ है। इसका मान लो थिकनेस यहाँ से यहाँ तक T1 है, और यहाँ से मान लो क्या है, T2 है। तो सर क्या करेंगे, कैसे फोर्स निकालेंगे नेट, तो क्या होता है निकालने का फोर्स सर, हम लोग सर ना तो 1/, देखो अगर पूरा का पूरा K1 बोला होता तो फॉर्मूला क्या लिखते, 1/4 नॉट K1 Q1 Q2 बार उसका ये लिखते। पूरा पूरा क्या होता, अगर 2 बोला होता तो फॉर्मूला ये लिखते, है ना। पूरे जगह पे अगर मीडियम 2 होता तो ये लिखते फॉर्मूला, पूरे जगह में मीडियम 1 होता है तो ये फॉर्मूला लिखते। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, ना पूरी जगह मीडियम 1 है ना पूरे जगह में मीडियम 2 है, तो ये ना फॉर्मूला वो लिखेंगे ना ये लिखेंगे। तो लिखें क्या सर, तो लिखेंगे इसको एयर की इक्विवेलेंट लाएंगे। तो एयर की इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा बताओ, तो जो इसका सेपरेशन है था कितना, T1, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, इसका डायरेक्ट कांस्टेंट का रूट मल्टीप्लाई कर दो। इसका सेपरेशन कैसे लिखेंगे सर, तो इसमें अगर एयर की इक्विवेलेंट लाओगे तो इस मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट के रूट और उसका सेपरेशन K2, ऐसे लिख दो। तो अब क्या लिखोगे फॉर्मूला, तो नेट फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे 1/4 नॉट और Q1 Q2, ये जो सेपरेशन लाए हैं किसके लाए, एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में लाए, एयर के टर्म्स में। तो एयर में के केस में इसमें कुछ मल्टीप्लाई होता है क्या सर, नहीं सर। तो R की जगह क्या लिखेंगे, सेपरेशन की जगह क्या लिखेंगे सर, तो रूट K1 T1 प्लस रूट K2 T2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अब ये जो सेपरेशन है ना वो T1 प्लस T2 ना होके रूट K1 T1 प्लस रूट K2 T2 हो गया। क्यों, क्योंकि मैं इमेजिन अब कर रहा हूँ कि न यहाँ पे मीडियम 1 है न यहाँ पे मीडियम 2 है, अब हर जगह एयर ही है। तो एयर जब इमेजिन करोगे तो सेपरेशन में क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन कर लिया हूँ, अगर सब जगह एयर होता तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर लिखता, है ना। अगर पूरा यहाँ भी एयर यहाँ भी हुआ तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर लिखता, K1 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो R की जगह क्या T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पूरे जगह एयर नहीं है तो एयर के फॉर्म में लाए सेपरेशन को, ठीक है। ये इतने एयर के इक्विवेलेंट, इतने एयर के इक्विवेलेंट, अब ये जोड़ेंगे तो टोटल एयर इक्विवेलेंट आएगा किसका, सेपरेशन का, किसका, सेपरेशन का एयर इक्विवेलेंट। अब ऐसे ही इमेजिन करेंगे कि ना ये है ना ये है, इस दूरी में, कितनी दूरी में, इस दूरी में कौन फैला हुआ है, एयर फैला हुआ है, ना ये मीडियम है ना ये मीडियम है। ऐसे इमेजिन करेंगे कि उस पूरी ऐसे लिखेंगे, समझिएगा थोड़ा, Q1 Q2 ऐसे लिखेंगे कि पूरा से यहाँ से यहाँ तक लेके क्या, रूट K1 T1 प्लस रूट K2 T2, इस पूरे जगह में क्या है, एयर है। ऐसे ही इमेजिन करेंगे, ठीक है। अब इसका आप लिखोगे आप फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 नॉट Q1 Q2 बटा में सेपरेशन, सेपरेशन कितना, इतना का स्क्वायर, वही तो लिखा हूँ।
ठीक है, आसान काम करवा रहा हूँ, आसान काम करवा रहा हूँ आप लोग से, ज़्यादा टफ काम नहीं है। और भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन में बिल्कुल समझ जाना है कि कहानी क्या करना है अपन को। समझ गए? मान लो 2 मीडियम की जगह 3 मीडियम होता तो क्या करे थे? 2 की जगह क्या होता? 3 मीडियम, Q1 है Q2 है। मान लो इसकी जगह क्या होता? 3 मीडियम होता, ठीक है। मान लो T1 में, T2 में, T3 में, इसमें मीडियम 1 है जिसका डायरेक्ट कॉन्स्टेंट K1 है, इसमें K2 वाला डायरेक्ट कॉन्स्टेंट वाला है, इसमें K3 वाला, 3 तरह के मीडियम है बीच में। तो क्या लिखेंगे नेट फोर्स? क्या लिखेंगे नेट फोर्स? सर लिखेंगे नेट फोर्स क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे सर, इनटू Q1 Q2, और इसको सर सेपरेशन जो दिया है ना उसको एयर के इक्विवेलेंट ले आएंगे। तो यहाँ एक एयर के इक्विवेलेंट कितना होगा? रूट K1 इंटू T1 होगा सर, रूट K2 इंटू T2 होगा सर, रूट K3 इंटू T3 होगा। तो पूरा एयर के इक्विवेलेंट क्या होगा? रूट K1 इंटू T1 प्लस रूट K2 इंटू T2 प्लस रूट K3 इंटू T3, इसका स्क्वायर होगा सर, ये होगा नेट फोर्स। ठीक है, संभालिएगा। ठीक, कोई अगर बोले और क्वेश्चन कर देता हूँ आपको, Q1 Q2 बोल दे, ठीक है। आप बोल दे क्या कि गुजरी में तो पूरा सेपरेशन मान लीजिए R दे देता हूँ, उसमें से मान लीजिए ऐसे T1 दूरी पे, T1 सेपरेशन में क्या है? कोई K1 मीडियम वाला है, और यहाँ से यहाँ तक T2, यहाँ से यहाँ तक मान लो T2 है। इसमें सेपरेशन कौन सा मीडियम है? तो कोई K2 वाला मीडियम है। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे सर? तो नेट फोर्स लिखेंगे सर क्या? तो नेट फोर्स लिखेंगे सर, इसको पूरे को एयर के इक्विवेलेंट ले आएंगे सर। फॉर्मूला क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 तो आता ही है सर। अब पूरे को एयर के इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे सर? एयर इक्विवेलेंट याद करो, बताओ। पूरा सेपरेशन R था, इसमें T1 T2 हटा दो तो इतने में तो एयर है ही, इतने में तो एयर है ही। पूरा सेपरेशन R है, उसमें T1 T2 में कोई मीडियम है, बाकी में क्या है? एयर है। तो इतना तो एयर है ही, इन लोगों को एयर में कन्वर्ट करेंगे। तो T1 में मीडियम है तो इसको क्या लिखेंगे? रूट K1 इंटू T1। इसमें T2 मीडियम है तो रूट K2 इंटू T2। ये हो जाएगा क्या? एयर के इक्विवेलेंट हो जाएगा R। अब इसी को रख देंगे यहाँ पे, R T1 प्लस T2 प्लस रूट K1 T1 प्लस रूट K2 T2, इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा। इस पूरे का होल स्क्वायर लिखना है, कुछ नहीं। और देखो यार, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप एयर के इक्विवेलेंट लिखना सीख जाओ। किसको? सेपरेशन को। बाकी R की जगह पुट कर देना, ठीक है। जो फॉर्मूला लिखते आए थे उसमें R की जगह फॉर्मूला पुट कर देना है, एक एक्सप्रेशन पुट कर देना है, और कुछ नहीं। ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए, चलो, जैसे मान लो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे Q1 है, Q2 है, पूरा सेपरेशन मान लीजिए R है, और यहाँ मान लीजिए कॉपर डाल दिए, कॉपर, ठीक है, कॉपर है। इसका थिकनेस दे देता हूँ R/2, और आपसे पूछे कि बताइए नेट फोर्स क्या होगा, तो क्या लिखेंगे सर? नेट फोर्स क्या लिखेंगे? तो सर नेट फोर्स लिखेंगे क्या? 1/4, पहले एयर के लिख लेते हैं सर। तो एयर बताओ, टोटल सेपरेशन कितना? R था, R में R/2 दूरी पे कॉपर है, तो बाकी R/2 दूरी पे क्या होगा? R माइनस R/2 दूरी पे बाकी में एयर रहेगा सर। पूरा सेपरेशन R था, उसमें R/2 कॉपर जगह घेर रखा है, तो बाकी R/2 कौन होगा? एयर होगा। तो इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। प्लस अभी कॉपर मीडियम बदल गया है, आपको एयर नहीं है, तो इसको एयर के इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं? रूट K किसका? कॉपर का, इनटू उसका सेपरेशन कितना? R/2 है ना। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा सर। और यहाँ क्या? रूट K कॉपर, K किसका? कॉपर का। डायरेक्ट कांस्टेंट किसका? कॉपर का। ये भी R/2 सर, R/2 कॉमन ले सकते हो। अब सर 1 प्लस क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या? किसका? कॉपर का। अब कुछ बताओ सर, कॉपर का K तो दिया नहीं है, और K ही रहने दो। नहीं, कॉपर क्या है? मेटल होता है, सुने हो कि नहीं सुने हो? और मेटल का K अभी कुछ देर पहले लिखवाया था क्या? मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए K क्या होता है? इन्फिनाइट होता है सर। तो K जैसे ही इन्फिनाइट होगा तो R एयर भी क्या होगा? इन्फिनाइट K हो जाएगा सर, है ना।
अरे ए इन्फिनाइट है तो 1 प्लस इन्फिनाइट क्या हुआ, इन्फिनाइट ही हुआ सर। तो यानी क्या फोर्स क्या लिखते हैं, O1 4πε0 Q1 Q2 बटा क्या आर एयर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। अरे यही तो लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे थे, आर एयर का इक्विवेलेंट का स्क्वायर। अब एयर इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये इन्फिनाइट की ओर चला जाएगा क्योंकि के क्या है, के इन्फिनाइट, तो आर एयर इक्विवेलेंट भी क्या हुआ, इन्फिनाइट। तो फोर्स क्या हो जाएगा सर, फोर्स 10 to 0। एक नीचे इन्फिनाइट है तो फोर्स क्या हो, नेट फोर्स 10 to 0 हो जाएगा। बीच में मेटल ले आया है तो फोर्स आपको नेट फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा सर। ये सब चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए, ये सब चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए, आपके सेहत के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक, बात को संभालिएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, बहुत आसान बातें कर रहा हूँ, दिमाग में ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। बस क्या कीजिएगा, अगर एक दो चार्ज के बीच में मीडियम एयर के अलावा कुछ और रखा जाएगा तो फिर हम अपना फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज लाएंगे, फॉर्मूले को थोड़ा सा नए ढंग से लिखेंगे। ठीक है, पूरे जगह मीडियम ले आया, पूरी जगह एयर है तो बहुत आसान काम है। लेकिन अगर क्या हो, ना पूरा जगह एयर है ना पूरी जगह मीडियम है, तब क्या करेंगे, एयर के इक्विवेलेंट वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बीच में मेटल आ गया तो फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा सर, नेट फोर्स। मेरी बात समझ आ रही है। देखो मेटल अगर मान लो R/2 में नहीं होता, R/4 में होता, तब भी R/4 इंटू इन्फिनाइट, भी इन्फिनाइट ही होता। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे यानी कुछ भी थिकनेस का, कॉपर का थिकनेस कुछ भी रहेगा आपको तो क्या होगा, वो इन्फिनाइट ही हो जाएगा। और इन्फिनाइट हो जाएगा तो क्या होगा सर, कुछ भी थिकनेस का रखो, पतला से पतला रखो, R/10 रख दो तो R/10 इंटू इन्फिनाइट, वो भी इन्फिनाइट ही होता है। यानी क्या होगा, ये जो एयर जो होगा, एयर इक्विवेलेंट होगा, मेटल बीच में रख दिए, कंडक्टर बीच में रख दिए, तो आर एयर जो एयर की इक्विवेलेंट जो निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा सर। और जैसे ही इन्फिनाइट होगा तो फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा सर। यानी दो चार्ज के बीच में अगर कोई कंडक्टर रख देंगे तो सर नेट फोर्स क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा सर। दो चार्ज के बीच में कोई बीच में कंडक्टर रख दिए, चाहे उसका सेपरेशन R/2 हो या कुछ भी हो। ठीक है, बस दिमाग में ऐसा बैठा लेना कि दो कंडक्टर है सर, Q1 Q2 मान लो, दो चार्ज है Q1 Q2 मान लीजिए, इसके बीच में सर कहीं भी कोई मान लीजिए मेटल या कंडक्टर प्लेस कर दिए सर, तो क्या हो जाएगा सर, चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लगने वाला क्या हो जाएगा, 10 to 0 हो जाएगा। वेदर इसका थिकनेस 1/2 रहे, 1/4 कुछ भी रहे, ठीक है, थिकनेस कुछ भी रहे, नेट फोर्स क्या होगा, 0 ही होगा। याद रखना। मेरी बात समझ आ रही है, आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए बातें मेरी। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी आप दिमाग में बैठा ले उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक, चलिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, तो मीडियम वाला कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब समझ में आ गया है। ठीक है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आइए, इसको क्वेश्चंस वगैरह में यूज करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह में यूज करते हैं। चलिए, तो हम लोग पेंडुलम वाला क्वेश्चन को फिर से एक बार तो कर लेते हैं। फिर से पेंडुलम आ गया सर, एक बार मीडियम रखते हुए कर लेते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए Q1 इस पर Q था, मास M था, इस पर Q था, मास M था, लेंथ L था, याद करो, हर जगह एयर था बीच में। ठीक है, दोनों थीटा बराबर होता था। ठीक है, इस पर क्या लगता था फोर्स, एक mg नीचे लगता था सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लगता था और टेंशन इधर लगता था सर। इससे एक कंपोनेंट लेते थे T cos थीटा इधर और T sin इधर लेते थे। इक्विलिब्रियम में क्या करते थे, इसको इससे इक्वेट करते थे, इसको इससे इक्वेट करते थे, याद है। ठीक है, तो क्या आ गया था, तो tan थीटा आ गया था सर क्या, FES/mg आया था। ठीक है, FES को क्या लिख दिया था सर, KQ² इस पूरी दूरी का कितना L है, तो क्या L sin थीटा, ABL sin थीटा, 2L sin थीटा यानी 4L² sin² थीटा था सर, इंटू क्या था, mg था सर। यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला सर, sin² थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या था, KQ²/mg था। वो K कौन सा है, K और 1/4। अब हम लोग उसको क्या लिखना सीख गए हैं, 1/4 लिखना सीख गए हैं सर, तो ऐसे लिख सकते हो। और mg 4L² तो छूट नहीं गया, 4L²। ये आपको
लिखते थे सब, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, अब बोले कि एयर न रख के इस पूरे पेंडुलम को उठाए और कोई मान लीजिए ऑयल में डाल दिए या कोई दूसरे मीडियम में डाल दिए, कोई लिक्विड मीडियम में डाल दिए, तो क्या होगा, ढंग समझना। इतना तक आप जानते थे, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में छप गया था, ठीक है। अब आइए, अब मैं क्या बोला कि इसको एयर न रख के अब क्या रखता हूँ मैं आपको यहाँ पे रखता हूँ, कोई मान लीजिए इसको लिक्विड में डुबा दिया गया, इसको कोई लिक्विड में डुबा दिया गया ऐसा। अब इसमें लिक्विड में डुबाओगे तो फिर दो केस, मान लो कोई लिक्विड का, कोई जो लिक्विड डुबाए हो, इसका डायरेक्टली कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मान लीजिए सर क्या है, के है सर, डायरेक्ट कांस्टेंट क्या है, के है। चलिए डायरेक्ट कांस्टेंट क्या है, के है। अब ध्यान से, कोई भी लिक्विड है, एयर के अलावा कोई भी मीडियम लोगे तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्टली कांस्टेंट होगा, एक से बड़ा ही होगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए के है, तो अब कहानी कोई पूछेगा आपसे कि बताओ ये एंगल घटेगा कि बढ़ेगा सर। मान लो ये सिस्टम, दो पेंडुलम ऐसे आपको थीटा एंगल पे था एयर में, ठीक है, इसको उठाए और डुबा दिया किसी लिक्विड में, तो ये एंगल घटेगा सर कि बढ़ेगा सर, कि वैसे ही रहेगा, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, अपन नहीं जानते सर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो केस, जो ले रहे हैं बॉडी ना, ये जो चार्ज बॉडी ले रहे हैं, इसका वॉल्यूम देखिए। अगर इसको पॉइंट से इमेजिन करते हो, अगर करते हो चार्ज को पॉइंट साइज इमेजिन करते हो, तो पॉइंट साइज अगर होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा सर। वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा सर। और वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा सर, तो बॉयंसी फोर्स को, बॉयंसी फोर्स में याद है, स्पेलिंग देख लेना, बॉयंसी फोर्स का पता नहीं, बॉयंसी फोर्स स्पेलिंग देख लेना, बॉयंसी फोर्स को आप निगलेक्ट कर सकते हो। वो सर बॉयंसी फोर्स, यार आप 11th पढ़ चुके हो तो बॉयंसी फोर्स आपको याद होना चाहिए। बॉयंसी फोर्स क्या होता था, थोड़ा देख लीजिए। कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इससे बॉयंसी फोर्स कितना, बॉयंसी फोर्स हमेशा क्या लगेगा, आप थ्रस्ट बोलते हैं उसको, ऊपर क्यों लगेगा आपको, मान लीजिए वो नीचे जाना है, mg फोर्स को नीचे ले जाना चाह रहा है, तो लिक्विड उस पर ऊपर फोर्स लगाया, उसको क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स। उस लिक्विड में किसी को दबा रहे हो, mg फोर्स में नीचे लग रहा है, तो लिक्विड उसके ऊपर क्या लगेगा, ऊपर की फोर्स लगा, तो बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। कितना बॉयंसी फोर्स होता है सर, तो लिखते हैं क्या सर, बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मास डिस्प्लेस्ड किसका, ऑफ लिक्विड बाय ऑब्जेक्ट, या बाय जो भी ये ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसका, जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो वो कितना मास डिस्प्लेस किया किसका, लिक्विड का, बाय ऑब्जेक्ट इनटू क्या, जी, ये होता है सर, है ना। अब देखो, अगर मान लीजिए बड़े साइज का पार्टिकल या ऑब्जेक्ट डालते हो तो ज़्यादा मास डिस्प्लेस, क्या होता है, अगर तुम उसको डालोगे तो जहाँ पे वो जाएगा तो वहाँ से लिक्विड को गायब करके क्या डिस्प्लेस कर देगा वहाँ से। तो अगर साइज में अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसको डुबाओगे लिक्विड में, तो क्या मास भी ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा, मास ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा तो बॉयंसी फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉइंट क्या है, पॉइंट साइज, मतलब पॉइंट साइज मतलब कि वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम है ही नहीं मतलब क्या, बिल्कुल डॉट है, तो क्या मास डिस्प्लेस करेगा, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट जीरो मास डिस्प्लेस करेगा, तो बॉयंसी फोर्स भी क्या लगेगा, जीरो, तो बॉयंसी फोर्स का निगलेक्ट करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट साइज, क्या है, पॉइंट साइज, बिल्कुल इसका कोई वॉल्यूम को नहीं सोचना है। अगर कोई जो जिसको डुबा रहे हैं पानी के अंदर, जिसका चार्ज Q और M माने थे, अगर उसका वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो वॉल्यूम बहुत कम है तो क्या डिस्प्लेस करेगा लिक्विड को, कुछ नहीं डिस्प्लेस करेगा सर, नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट होगा लिक्विड का। तो अगर मास ही लिक्विड का डिस्प्लेस नहीं होता है तो बॉयंसी फोर्स को निगलेक्ट कर देंगे। तो बॉयंसी फोर्स को निगलेक्ट करोगे तो कहानी क्या होगा, ध्यान दीजिए। मैं क्या बोला, अगर लिक्विड डुबाओगे तो दो केसेज होंगे। केसेस वन, जब उसमें क्या, केस वन में जब क्या चार्ज क्या है, पॉइंट साइज है, तो बॉयंसी फोर्स निगलेक्ट होगा। तो बॉयंसी फोर्स निगलेक्ट होगा तो क्या होगा सर, आपको देखो mg तो mg फोर्स लगेगा ही सर, टेंशन जो कहानी जो लिख रहा था लिखेंगे ही। FES होगा, ये मीडियम आने के कारण क्या होगा, मीडियम आने के कारण से FES डिक्रीज हो जाएगा सर। FES क्या देगा, डिक्रीज हो जाएगा। mg अपना फोर्स लगा ही रहा है, इधर लग रहा था क्या सर, ये बॉल था सर हमारा, mg नीचे लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लग रहा था, ठीक है सर। चलिए ये बॉल था हमारा, अब इस पर क्या है, टेंशन इधर लग रहा है, ठीक है। mg अपना काम करते रहेगा क्योंकि मास बदल नहीं रहे हैं, किसका, ऑब्जेक्ट का, m ही रखे हैं, ठीक है, तो mg लगते रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, पहले बीच में क्या था, एयर था, अब क्या है, मीडियम है, तो मीडियम क्या करता है, फोर्स को घटा देता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या घट जाएगा, यानी ये फोर्स घटेगा, mg फोर्स क्या बढ़ेगा, मतलब सॉरी mg फोर्स उतना ही रहेगा। तो क्या नेट रिजल्टेंट किधर होगा, मान लो पहले इधर 2 न्यूटन था, इधर मान लो 2 न्यूटन था, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक बीचों बीच होगा। अभी बोलो कि 2 न्यूटन ही रह गया और 1 न्यूटन रह गया, तो रिजल्टेंट क्या हुआ था सर,
किसकी तरफ शिफ्ट होगा, यानी जो जिस कंपोनेंट का फोर्स ज़्यादा होगा रिजल्टेंट क्या उसी की तरफ शिफ्ट होगा। तो बताओ ये पहले ज़्यादा था अब क्या है कम है, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ शिफ्ट होगा, उसकी तरफ नहीं सर इसकी तरफ शिफ्ट होगा। मतलब क्या सर कि आपको बताओ जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा मेरे भाई, इन दोनों का जो नेट फोर्स रिजल्टेंट होगा वही तो टेंशन को बैलेंस करेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो टेंशन को बैलेंस करेगा। अब तुम क्या करो इसको घटा रहे हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ ना होकर थोड़ा सा क्या इधर होगा, आपको किसकी ओर शिफ्ट होगा, वो घटेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो ज़्यादा है उसके तरफ शिफ्ट होता है। दिमाग में रहे, अब खुद सोचो ना ये mg वही रह गया, ये वाला फोर्स को क्या घटा रहे हो, इसको जो इधर लगे रहे थे और mg चला रहे थे इसको तो क्या करोगे, मान लो लगता ही नहीं, तो लगता नहीं तो मान लो ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोसिटी होता ही नहीं तो गेंद कैसा होता, गेंद ऐसे होता था चिपका ऐसे, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता ही नहीं तो दोनों गेंद क्या होता है ऐसे चिपका रहता, वो इलेक्ट्रोसिटी कहीं दूर भाग रहा है ना सर, तो इलेक्ट्रोसिटी अगर वीक होगा तो क्या होगा, पास आएगा सर, पास आएगा तो क्या बोलेंगे कि एंगल घट जाएगा सर। समझ रहे हैं, लॉजिक समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक घटेगा तो एंगल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा, क्यों, मीडियम आने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा, तो क्या बोलोगे फोर्स घटेगा, mg वही लग रहा था, मान लो इलेक्ट्रोसिटी नहीं होता तो चिपका रहा था, इलेक्ट्रोसिटी का दूर जा रहा था सर, अब इलेक्ट्रोसिटी धीरे धीरे क्या हो घट रहा है, मीडियम आने का फोर्स घट रहा है तो बॉल क्या पास आएगा, एंगल क्या हो छोटा होगा, थीटा क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है क्या होगा डिक्रीज होगा सर। बात समझ में आ रही है, तो हाँ तो केस 1 जब चार्ज को पॉइंट साइज मानोगे तो एंगल घटेगा, समझ आ रहा बात है, हाँ सर। लेकिन अगर सर उसका कुछ वॉल्यूम होता तो, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता, कुछ ना कुछ लिक्विड का मास को डिस्प्लेस करता, तब क्या करते सर, तब इसमें कुछ नए टर्मोलॉजी यूज करना पड़ता, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वॉल, ये सब दिया जाएगा, डायरेक्टली कांस्टेंट दिया रहेगा, तब आपको थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन करवाओ, ठीक है। चलो मैं करवाता हूँ कब, अब एक बार जब पॉइंट साइज है तो ऑब्वियस सी बात है थीटा घटेगा, लेकिन अब पॉइंट साइज नहीं है, तो क्या होगा सर, तो उसको बहुत ढंग से हमें करना पड़ेगा, बहुत ढंग से उसका डाटा मैं लिखता हूँ, ठीक है, बहुत ढंग से उसको संभालिएगा क्वेश्चन को। फोर्स की संख्या बढ़ जाएगा, बॉयंसी फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा, बहुत ढंग से मेरी बात को लिखिएगा। ये बॉल है, ऐसा कुछ वॉल्यूम कंसिडरेबल वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मास मान लीजिए m है, चार्ज में मतलब q है, इसका डेंसिटी जो है बॉल का डेंसिटी देता हूँ मान लो किसी भी याद देता हूँ d से दिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये भी वही q मास m और डेंसिटी इसका भी मान लो, दोनों आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है। चलिए इसको बीच में क्या भर दिए, मीडियम भर दिए, इसमें क्या है बीच में मीडियम है, एयर नहीं है। अब इसे फोर्स कितना लगेगा ध्यान सुनना, mg नीचे, ठीक है, बॉल का mg फोर्स नीचे, इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वही, तो आइडेंटिकल बॉल है, तो आइडेंटिकल बॉल है, इसे याद रखना, बॉल क्या आइडेंटिकल है, ठीक। आइडेंटिकल नहीं रखो तो और कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आपको। जैसा कैसे जब भी देगा तो क्या देगा, बॉल को आइडेंटिकल देगा, तो वहाँ mg इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, ठीक है, टेंशन इधर, एक और फोर्स लगेगा सर बॉयंसी फोर्स, कहाँ ऊपर, बॉयंसी फोर्स क्या लगेगा सर ऊपर लगेगा। बॉयंसी फोर्स क्या लगता है हमेशा mg के अपोजिट लगेगा, जिधर वो जाना चाहेगा उसके, जैसे देखो सिंपल से देखो बॉयंसी फोर्स हमेशा क्या होता है मोशन की, जैसे फ्रिक्शन जैसा टर्म होता है, जैसे मान लो आप आगे चल रहे हो, आगे किसी चीज़ को स्लाइड करना चाह रहे हो ऐसे, तो फ्रिक्शन क्या पीछे लगेगा, पीछे स्लाइड करो तो फ्रिक्शन क्या लगेगा आगे लगेगा, तो बॉयंसी फोर्स भी वैसा ही है। बॉयंसी फोर्स भी क्या है, ऐसे जैसे मान लो हवा है, हवा में मान लो गेंद नीचे जा रहा है तो हवा के दौरान बॉयंसी फोर्स क्या लगेगा ऊपर लगेगा, अब मान लो बॉल ऊपर जा रहा है तो हवा के दौरान बॉयंसी फोर्स क्या नीचे लगेगा, तो बॉयंसी फोर्स क्या होगा हमेशा मोशन को अपोज करेगा, बस सिंपल सी बात है। और क्या बॉयंसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, तो ये होगा मैग्नीट्यूड मास डिस्प्लेस्ड इनटू जी, मास डिस्प्लेस्ड इनटू जी, ये कहानी आपको याद रखना है। तो बॉयंसी फोर्स जैसे ये बॉल क्या होता है नीचे जाने के मूवमेंट चाह रहा था तो बॉयंसी फोर्स क्या लगेगा ऊपर लगेगा, आपको mg का नीचे जाना चाह रहा था तो बॉयंसी फोर्स ऊपर लगेगा। दिमाग बैठा रही है, कुछ तो बोल मेरे भाई, ठीक। बॉयंसी फोर्स ऊपर, यानी एक फोर्स बढ़ जाएगा सर पहले से, पहले ये बॉयंसी फोर्स नहीं लग रहा था, अब लिक्विड में डालने से ये क्या है मीडियम जो है वो क्या है लिक्विड लिए हैं, तो लिक्विड में डालने से लिक्विड का डेंसिटी देता हूँ, लिक्विड का डेंसिटी मैं डेंसिटी रो से दिखाता हूँ, लिक्विड का डायरेक्टली कांस्टेंट के से दिखाता हूँ, डायरेक्टली कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक फोर्स बढ़ गया सर,
अब एक फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या कहानी हुआ, ध्यान सुनिए। अब एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, कौन किसको बैलेंस करेगा? टी का एक कंपोनेंट लेते हैं क्या, ये थीटा है, ये हमारे जो थीटा, ये थीटा, तो क्या हुआ टी कॉस से ऊपर, ठीक, और टी साइन थीटा क्या इधर, तो टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक को सर। और टी कॉस थीटा अब प्लस बॉयंसी फोर्स मिलके किसको बैलेंस करेगा? mg को, समझे? सर बॉयंसी फोर्स को क्या लिखेंगे? बॉयंसी फोर्स को अलग से ड्राइव कर लेते, लिख देता हूँ। बॉयंसी फोर्स क्या लिखोगे? तो मास डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब ध्यान दीजिए, मास डिस्प्लेस कैसे निकालोगे बताओ? जितने साइज का वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डालोगे पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, उतना ही वॉल्यूम क्या हो, वहाँ से लिक्विड गायब हो जाएगा, समझे? जैसे मान लो ए साइज का मैं इसको डुबाना चाहता हूँ पानी में, तो जहाँ पे जाएगा जितनी ये जगह खुद जैसे पानी डालो लिक्विड में डालोगे इसको, तो ये वहाँ पे खुद जाएगा, तो वहाँ से जो लिक्विड होगा और डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो डाल रहे हो और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये सेम होता है। जो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो डीप है, मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ है आपको, या लिक्विड के अंदर क्या डुबा रखे हो, जो जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर है, मतलब कि उतना ही वॉल्यूम लिक्विड क्या हो डिस्प्लेस हुआ हो, समझ बात? ठीक, तो इसका वॉल्यूम है कितना, तो इसका क्या दिया सर, मास दिया m, और डेंसिटी कितना बॉल का दिया है d, तो वॉल्यूम क्या लिखोगे? डेंसिटी होता है मास में वॉल्यूम सर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास ऑफ डेंसिटी। ये वॉल्यूम किसका? ये वॉल्यूम सर ऑब्जेक्ट का, किसका? ऑब्जेक्ट का, या बॉल का लिख सकते हो, बॉल का सर। और जो बॉल का वॉल्यूम होगा सर, उतना ही वॉल्यूम क्या लिक्विड डिस्प्लेस होगा, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना आ रहा है? तो सर m बटा में क्या d आ रहा है सर। इसी को लिख देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बोल देंगे सर। हाँ सर, जितना जिस साइज का बॉल होगा उतना ही लिक्विड को वहाँ से क्या गायब किया होगा, ठीक है? मैं देखो यार तुम लोग को मैं ये मान के चला हूँ कि आपको 11th याद नहीं है, इसकी भी आप बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? चलिए, अब वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम कितना हो गया, इतना डिस्प्लेस हुआ है। अब लिक्विड का डेंसिटी मुझे पता है, तो लिक्विड का मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैसे निकालोगे? तो डेंसिटी का क्या होता है? डेंसिटी लिक्विड का, तो मास किसका? लिक्विड का, वॉल्यूम किसका? लिक्विड का, है ना? हाँ सर, तो यहाँ क्या लिखो बताओ, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ उसको। तो मुझे क्या निकालना है? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालना है। तो क्या लिखूंगा सर? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लिख देंगे। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है सर? डेंसिटी लिक्विड का किससे दिखा रहा हूँ? रो से ही दिखाया हूँ, तो इसको रो ही रहने देंगे। और वॉल्यूम लिक्विड क्या रहेगा? ये वॉल्यूम एक्चुअली मास लिक्विड का क्या डिस्प्लेस्ड है, वॉल्यूम लिक्विड का क्या डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम लिक्विड का जो डिस्प्लेस हुआ क्या होगा, किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉल के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना है? तो m इंटू क्या है सर? d है सर, है ना? m इंटू क्या है सर? d है। समझ मेरी बात आ रही है? तो बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा? m किसका मास है? बॉल का। d किसका है? डेंसिटी बॉल का। ये रो किसका डेंसिटी है? लिक्विड का। तो मास डिस्प्लेस जो लिक्विड का हो रहा है क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं, a मास ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस चीज़ को बहुत ढंग से समझना, ये आपके लिए काफ़ी काम आएगा। अगर आप अच्छे बच्चे होते, 11th क्लास में पढ़े होते, तो आप एक ही लाइन में आप इसको लिख लेते कि सब कुछ नहीं करना है, वो मास निकालना है डिस्प्लेस लिक्विड का। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास कितना होता है सर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास किसका निकालना? लिक्विड का। तो डेंसिटी किसका? लिक्विड का। अब वॉल्यूम किसका? लिक्विड का। अब वॉल्यूम लिक्विड का किसके बराबर होगा? बॉल के बराबर, जिसको डुबा रखे हैं। अब बॉल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम क्या होता है? तो मास बाय डेंसिटी। तो वो आपको आ गया वहाँ पे, मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम हो गया, लिक्विड का बोलो या बॉल का बोलो, और डेंसिटी किसका हो? लिक्विड का हो गया। तो डेंसिटी और वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा इनटू जी, ठीक है? ये बॉयंसी फोर्स आपको लिखोगे। कुछ तो बोले मेरे भाई, आसान चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ढंग से आप समझिएगा, संभालिएगा, ठीक है? डरिएगा मत। मैं इसको मिटा दूँ? ठीक। बस एक फोर्स एक्स्ट्रा आपको आ रहा है। तो पहले टी साइन थीटा किसके बराबर था सर?
टी sin एफ के बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कॉस्ट है बाउंसी फोर्स कितना आ रहा है m/d इंटू रो इंटू जी बराबर क्या mg। इसको उधर भी फेंक सकते हो, टी कॉस्ट कितना हो जाएगा, उधर फेंको तो mg कॉमन, mg इधर फेंको ना तो mg इसमें भी था mg इसमें भी था, तो इसको 1 बचेगा, इसका क्या बचेगा ρ/d बचेगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, है कि नहीं। हाँ सर होना चाहिए। ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा हो जाएगा बराबर क्या FES/mg, जो आता था तो आएगा ही, साथ में आएगा सर क्या 1 - ρ/d आएगा सर, 1 - ρ/d आएगा सर, ठीक। हाँ सर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा सर 1/4πε0 Q1 Q2, सॉरी दोनों Q बराबर था तो Q², बट सेपरेशन क्या लिखेंगे सर वही 4L² साइन क्या साइन स्क्वायर थीटा है ना, और इसमें क्या मीडियम है सर तो 4/4 इंटू क्या होगा डायकी कांस्टेंट होगा, ये इलेक्ट्रोसिटी फोर्स का नया फॉर्मूला हो गया, K डिवाइड होगा आपको, क्योंकि मीडियम एयर नहीं है तो K डिवाइड होगा, बट हमें क्या mg इंटू 1 - ρ/d, ठीक है। ये आपको एक नया आपको एक्सप्रेशन आ गया किसका tan थीटा का, कब जब आपको मीडियम रहेगा तब, मीडियम नहीं था तो एक्सप्रेशन देखो, और मीडियम है तब का एक्सप्रेशन देखो, ठीक है। मीडियम नहीं था तब का एक्सप्रेशन, मीडियम है तब का एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को उधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ सर हो जाएगा Q² बटा में क्या 4πε0 इंटू 4L² इंटू K नीचे mg भी नीचे, ठीक है mg भी नीचे ही रहेगा, और इसको लिख सकते हो क्या d - ρ, d ऊपर कर सकते हो तो d ऊपर चल जाएगा और d - ρ नीचे रहेगा सर, d - ρ नीचे रहेगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये कहानी हो जाएगा, अभी नया एक्सप्रेशन आ गया, अब कोई कष्ट नहीं सर। अब इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि रिलेशन बताइए कि एंगल चेंज ना हो, क्या जैसे कोई अगर बोले ना, अब देखो एक्सप्रेशन आ गया, सब रट्टा नहीं मार सकते यार, सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। बस तरीका सिखाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, जो टैलेंटेड है, जो बहुत टैलेंटेड है उसके लिए तो खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन जो टैलेंटेड नहीं है बेचारे वो आपको सॉल्व कीजिएगा। ये पहले एयर था, यहाँ में एंगल क्या था थीटा था, ठीक है, Q मास m डेंसिटी d एयर ऐसा जो था। अब इसी को क्या किए, इसी को सर डुबा दिए, किसको पानी में डुबा दिए सर, या सर कोई लिक्विड डुबा दिए सर, अब इसमें क्या है लिक्विड डुबा दिए सर इसको, लेकिन हम चाह रहे हैं देखो बताओ क्या पहले वाला एक्सप्रेशन और वाला एक्सप्रेशन सेम है क्या, नहीं सर, तो थीटा क्या हो सकता है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड करता है वो सब K d - ρ। देखो नए टर्म्स कौन है, d क्या था डेंसिटी है सर किसका वॉल का, रो क्या है डेंसिटी किसका सर लिक्विड का, K क्या डायरेक्टली कांस्टेंट किसका लिक्विड का, इससे नया एक्सप्रेशन है, बाकी सब तो पुराना एक्सप्रेशन है सर, यानी ये सब जो है नए जो एक्सप्रेशन है ए रेट से कर देता हूँ आपको। नया एक्सप्रेशन जब मीडियम एयर रखे थे तो ए से एक्सप्रेशन ए एक्सप्रेशन नहीं आया था, ए नहीं आया था और ए नहीं आया था, मीडियम जब रखे तो ए सब एक्सप्रेशन नया आया, यानी यही सब एक्सप्रेशन डिसाइड करेगा कि थीटा पहले से ज़्यादा हो कि कम होगा, ठीक है। मैं आपको इसमें बोलता हूँ नया बोलता हूँ थीटा डैश, ऐसे बोलता हूँ थीटा, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ साइन स्क्वायर इंटू, देखो पुराना को देखो, इस डेरिवेशन से पहले जो डेरिवेशन किया उसको देखो, ये क्या आ रहा था सर, तो Q² बटा 4πε0 4L² इंटू mg आता था सर, ये फॉर्मूला आता था, ठीक है। और अब क्या आ रहा है सर, मान लो थीटा में बराबर नहीं मान के चल रहा हूँ, थीटा डैश है, तो अब क्या आ रहा है सर साइन स्क्वायर थीटा डैश इंटू tan थीटा डैश क्या आ रहा है सर, तो Q² आ रहा है सर इंटू डेंसिटी किसका बॉल का बटा में पुराना 4πε0, ठीक है, इंटू 4L² इंटू mg, सॉरी K भी आ रहा है इंटू mg इंटू क्या आ रहा है सर d - ρ, ए आ रहा है सर, ठीक है। समझ में आइए दोनों, एक बार क्या रखे, एक बार हम लोग एयर में रखे, एक बार मीडियम लिक्विड में रखे, ठीक है। तो दोनों केस में मैं थीटा का एक्सप्रेशन लिख लिया। अब कोई बोले ना कि बताओ भाई किस केस में क्या कंडीशन होगा कि ये एंगल ना बदले, या क्या कंडीशन होगा कि एंगल बढ़ जाए,
या क्या कंडीशन है एंगल घट जाए, कुछ भी हो सकता है। जब इस बॉल को पॉइंट चार्ज मानोगे तो एंगल हमेशा लिक्विड या किसी मीडियम डालोगे तो घटेगा। इससे पहले वाला केस यही था, केस 2 चल रहा है ना, केस 2 चल रहा है। क्या केस है कि इस बार से बॉल का वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं मानना है। बॉल का वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं मानोगे तो बॉयंसी फोर्स नेग्लिजिबल नहीं होगा। बॉयंसी फोर्स नेग्लिजिबल नहीं होगा तो कहानी में बदलाव आएगा, कहानी में बदलाव आएगा। उस बार क्या था, बॉयंसी फोर्स को नेग्लेक्ट किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता ही था तो एंगल क्या होता, घट गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले दूर रखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक घटा था, लोग पास आ गए थे तो क्या बोले थे कि एंगल सर घट गया लिक्विड में ले जाने से, मीडियम में ले जाने से। लेकिन इस बार घट और बढ़ दोनों सकता है, डिपेंड के बराबर भी हो सकता है। तो पहले बराबर वाला केस कर लेते हैं। क्या देखेंगे, फॉर व्हाट रिलेशन बिटवीन क्या के रो एंड डी सो दैट थीटा एंड थीटा डैश का इक्वल आ जाए। मतलब एयर में जो एंगल था वही एंगल कहाँ रहे, मीडियम रहे। तो क्या करेंगे सर, इस दोनों को इक्वेट कर दो सर। क्या मीडियम डालने से क्या मास बदल जाएगा, क्या उसका चार्ज बदल जाएगा, नहीं सर। तो बाकी सर जो टर्म्स कट रहे हैं उसको काट दीजिए सर। अगर थीटा थीटा डैश बराबर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा डैश इंटू टेन थीटा डैश बराबर होगा सर। ये बराबर होगा तो क्यू स्क्वायर बटा में क्या 4 एप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर इंटू एम जी इक्वल टू क्या होगा सर, क्यू स्क्वायर इंटू डी बटा में क्या 4 एप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर सर, यहाँ के 4L स्क्वायर इंटू एम जी इंटू डी माइनस रो होता था सर। तो क्या हो जाएगा सर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर जाएगा, 4 से 4 जाएगा, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर जाएगा, एम जी से एम जी जाएगा। तो क्या बचेगा सर, के इक्वल टू बचेगा डी बटा में डी माइनस रो, ये बचेगा। अगर के इसके बराबर है तो क्या होगा सर, दोनों बराबर आएगा सर, दोनों क्या होगा बराबर आएगा। ठीक है, दिमाग में बैठाइएगा। ये डी बटा में डी माइनस रो और के, इस समय कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो अगर डायरेक्टली कांस्टेंट के बराबर है तो एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मान लीजिए के का वैल्यू इन लोग से क्या है, बड़ा है इससे, अब यहाँ दूसरा केस इसी के अंदर, इसको ये लिखना कब आएगा, ये रिलेशन कब आएगा, जब एंगल में चेंज आएगा। डायरेक्ट ये रख सकते तो नीट वाले, कहीं कोई बोले ना कि एक एयर में रखा हो तो पेंडुलम, उसको लेकर किसी मीडियम में और क्या बोले एंगल चेंज ना करना चाह रहे हैं, एंगल चेंज ना हो, ये जितना पे है उतना पर रह जाए। तो क्या होना चाहिए, तो डायरेक्टली कांस्टेंट से किसके बराबर होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ बॉल बटा डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा सर, तो एंगल चेंज नहीं होगा सर, एंगल चेंज नहीं होगा। कोई अगर बोले सर एंगल बढ़ेगा कब, एंगल घटेगा कब, इसको देख लेते हैं, केस 2 देख लेते हैं। कुछ रिलेशन बताइए सो दैट क्या हो, थीटा डैश इक्वल टू ग्रेटर देन क्या हो, थीटा हो जाए। थीटा डैश क्या बड़ा हो किससे, थीटा से। देखो थीटा डैश अगर थीटा से बड़ा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा डैश टेन थीटा डैश किससे बड़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा से बड़ा होगा, है ना। क्योंकि यार थीटा बढ़ने से साइन थीटा भी बढ़ता है और टेन थीटा भी बढ़ता है। तो साइन थीटा डैश बड़ा है तो इसका ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, इससे बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होगा इससे, यानी ये बड़ा होगा किससे, इससे, तो बाकी सब टर्म कट जाएगा। ये सब टर्म से यार ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये वाला टर्म, ये सब कट जाएगा। बाकी क्या बोलोगे कि डी बटा में के इंटू डी माइनस रो, ये बड़ा होना चाहिए किससे, एक से, बाकी सब कट जाएगा, एक बचेगा उधर, इधर क्या होगा सब कट जाएगा, बस एक बचेगा, उधर क्या बचेगा डी बटा के, ये बचेगा। तो के क्या लिखोगे, के को उधर फेंक दो, के को उधर लिख दो, तो क्या के किधर आएगा, छोटा वाला साइन की तरफ। ठीक है, तो के से छोटा होना चाहिए, डी माइनस रो से क्या छोटा हुआ डायरेक्ट कांस्टेंट, तो क्या हुआ एंगल बढ़ जाएगा। और इसी फिर यही लिख दो, सिमिलरली क्या लिखोगे, के अगर बड़ा रहेगा किससे, डी माइनस डी बाई रो से, तो क्या बोलेंगे सर थीटा घट जाएगा, ये थीटा इसमें घट जाएगा, इसमें थीटा इसका बढ़ जाएगा। और ये अगर बराबर रहा सर डी बटा डी माइनस रो से, तो क्या लिखेंगे सर थीटा डैश और थीटा बराबर रहेगा। यानी अगर आप बॉयंसी फोर्स को निगलेक्ट नहीं कर रहे हो तो दोनों केसेस हो सकता है सर, दोनों केसेस हो सकता है। क्या क्या सर, थीटा तीनों केस हो सकता है, थीटा बढ़ भी सकता है, थीटा घट भी सकता है, और पानी लिक्विड में डुबा रहे हैं, बॉयंसी फोर्स निग्लिजिबल नहीं है, मतलब बॉयंसी फोर्स लग रहा है, तो एंगल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और उसी एंगल पे भी रह सकता है। अगर बॉयंसी फोर्स का निग्लेक्ट करेंगे तो ऑलवेज घटेगा सर। दो केस है इस केस में।
अगर बॉयंसी फोर्स को निगलेक्ट करेंगे और एयर से उठा के किस में डाल दिए, किसी मीडियम में डाल दिए, तो सर ऑलवेज क्या होगा सर, एंगल घट जाएगा। ऑलवेज क्या होगा, घट जाएगा। किसके बीच में, पेंडुलम के बीच में। लेकिन सर अगर बॉयंसी फोर्स को निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब क्या किए, एयर से हटा किस में डाला है, मीडियम में, तब क्या होगा सर एंगल, तो सर एंगल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बराबर भी रह सकता है, डिपेंड ऑन रिलेशन बिटवीन क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ बॉल और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल, बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए मिटा दूँ उसको। हाँ सर, तो क्या करें, किसी क्वेश्चन में बोले ना कि जो बॉल है उसका डेंसिटी दे दिया आपको, क्या इसका डेंसिटी दे दिया मान लो 900 kg/m³, और जिस लिक्विड में डाल रहे हैं उसका डेंसिटी दे दिया है आपको मान लो 500 ग्राम kg/m³। अब पूछा जा रहा है, अब क्या होता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या, ठीक है, इफ थीटा डैश इक्वल टू क्या, थीटा, देन बताइए, देन फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। बताइए उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। अब देखो यार, कहाँ से पूरा क्वेश्चन में लिखूंगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। बोलेगा एक सेटअप था, एयर में था, पूरा कहानी बताएगा। फिर बोला उस सेटअप को कहाँ ले गए, पानी में ले गए सर। तो हाँ ठीक है, अब पानी में ले गए, सही पानी बोल बार भूल जा रहा हूँ, मतलब लिक्विड में ले गए। ठीक है, तो सर एक एयर में था सेटअप को और लिक्विड में लेके चले गए सर। ये सब डाटा दे देगा, मास दे देगा, सब कुछ दे देगा डाटा। ठीक है, बोलेगा कि पहले इतना एंगल था, वो दोबारा बाद में भी क्या इतना ही एंगल रह गया, एंगल सेम रह गया। तो बताइए सर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहा होगा, किसका, मीडियम का यानी लिक्विड का जिसमें डुबा रहे हैं। तो यार हम लोग उतना जो किस्सा देगा उसमें से हमको काम का क्या है, थीटा इसके बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए सर, के बराबर होना चाहिए सर, क्या डेंसिटी बटा डेंसिटी में शुरू होना चाहिए सर। डेंसिटी किसका सर, जो बॉल जिसपे चार्ज दिए हैं उसका डेंसिटी, रो किसका सर, तो डेंसिटी किसका, जिस लिक्विड में डुबाया है उसका। तो डेंसिटी कितना दिया है, 900 सर। ये कितना था, 900 - 500, तो कितना हो जाएगा सर, 900 - 400 कितना हो जाएगा, 9/4, यानी कितना 2.25। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा नीट वालों के लिए, चिल्लर सा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन नीट वालों को जेई वाला कोई पूछ सकता है, कोई बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं है। डेरिवेशन अगर आपको याद है, लॉजिक याद है तो आपके लिए तो एक लाइन का क्वेश्चन है, नहीं याद है तो सोचो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचना बहुत लंबा है, बहुत पेचीदा है। ठीक है, लेकिन याद रखना नीट वाले जेई वाले डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना और तरीका कैसे पहुँचे वो भी याद रखना। नीट वाले डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, नीट वाले डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, रिलेशन याद रखें। ठीक है, दिमाग में से चीज़ें बैठा लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बॉयंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, थोड़ा डर गए होंगे आप लोग, डरना नहीं है, इसमें मज़ेदार पार्ट है। अब देखो यार, इस सेगमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब बहुत हो गया कूलम्ब्स लॉ में बहुत सारे क्वेश्चन किए, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उसमें काम आएगा आपको। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोलेंगे, कुछ इंटीग्रेशन वगैरह भी अच्छा आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन में, तो इंटीग्रेशन वगैरह ठीक करके आइएगा। जो भी ये चैप्टर पढ़ने आएंगे, जो नीट वाले हैं वो 11th में जितने इंटीग्रेशन पढ़े हैं वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो मैथ वाले हैं तो इंटीग्रेशन मस्ट है, उनके लिए याद आना। ठीक है, तो सब लोग इंटीग्रेशन अगले क्लास में पढ़ के आइएगा, क्योंकि अगले क्लास में हो सकता है ना आए, लेकिन 2-3 क्लास में आने वाला है, और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो तभी याद रहेगा आपको। ये नहीं कि 5 मिनट पढ़ लिए शाम को रिवीजन हो गया। अच्छे से इंटीग्रेशन आएंगे, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आएगा, तो ज़रूर आप पढ़ के आइए, अगले 2-3 क्लास में वो पहुँच जाओगे। अब बहुत गुना भाग हो गया, अब थोड़ा सा अच्छे से मैथ आएंगे। ठीक है, चलो।